सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सॉलिड स्टेट्स। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और एट द सेम टाइम जितने हमने चैप्टर किए उसमें से सबसे आसान चैप्टर है सॉलिड स्टेट। और ये बेसिक चैप्टर है, इसमें अगर आपका इमेजिनेशन पावर काम करता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उनके क्वेश्चन भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो किसी भी मैटर के 3 स्टेट होते हैं, हम पहले से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिक लेक्चर है, सॉलिड स्टेट के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट है, लेकिन एट द सेम टाइम वो इंपॉर्टेंट भी है। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, कौन कौन से? एक तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए, गैस स्टेट को आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, आप लोगों को याद होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने गैसियस स्टेट को ही पढ़ा था, थोड़ा बहुत लिक्विड को भी पढ़ा था, लेकिन एक्चुअल में लिक्विड जो होता है वो फिजिक्स का पार्ट होता है, तो लिक्विड को आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते हो। और सॉलिड को हम लोग यहां पढ़ेंगे 12th में, आपका सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब खास बात क्या होती है सॉलिड की, तो अगर आप डिफाइन करना चाहो सॉलिड को कैसे करोगे, तो लिखिए डेफिनेशन ऑफ सॉलिड। तो यहां मैं लिखता हूं मैं, नाउ व्हाट इज सॉलिड। हम इनिशियली बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड क्या होता है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। सो लिख लो, सॉलिड आर दो सब्सटेंस, ठीक है, दो दैट स्टेट ऑफ मैटर। मैं यहां लिख देता हूं, सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, इन विच constituent particles, ठीक है, are bonded with strong force of attraction। सबको पता है ये तो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनिशियली ये चीजें आप 10th में पढ़ लेते हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। तो देखिए सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जरा चेक कर लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो यहां लिखिए द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहला तो वी ऑल नो सॉलिड का शेप, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, शेप, साइज एंड वॉल्यूम। शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट, यानी कि फिक्स होता है, हम सब जानते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है, ये सॉलिड है, इसके अंदर जो चौक है वो सॉलिड है, उसका शेप, ठीक है, ऐसा नहीं उसका शेप जो है चेंज हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा। इसका शेप, इसका साइज और इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, डेफिनेट है, सबको मालूम है। लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता और गैसेस के साथ तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो सॉलिड का शेप, साइज और वॉल्यूम, ये तीनों चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, हम सब जानते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, इनकी कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी, क्या ये कंप्रेस हो सकते हैं, बिल्कुल कम, ना के बराबर, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो ऑलरेडी बहुत ही पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो बहुत ही पास होते हैं, तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही क्या होती है, लो होती है, सही है। तीसरा वाला क्या होता है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, क्या ये फ्लेक्सिबल होते हैं, नहीं, एक ही बात है, इसका जस्ट अपोजिट है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, वो भी क्या होती है, लो। चौथा, क्या ये डिफ्यूज हो सकते हैं गैस के जैसे। गैस को तो क्या होता है, जैसे आप परफ्यूम छिड़कते हो तो परफ्यूम की खुशबू थोड़ी दूर तक चली जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, लेकिन सॉलिड के साथ ऐसा नहीं है, सॉलिड डिफ्यूज नहीं होते, ठीक है। इनका डिफ्यूजन पावर, वी कैन से डिफ्यूजन, क्या ये डिफ्यूज होते हैं, नहीं, इनका डिफ्यूजन पावर भी क्या होता है, लो। लेकिन इनकी खास बातें क्या होती हैं, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पास होते हैं, तो अगर आप उनको मेल्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर आप लिक्विड से गैसेस फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो और भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। नाउ एंड द लास्ट पॉइंट, दैट इज 6th पॉइंट, और वो क्या होगा, दैट इज दे आर जनरली कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, good conductors of electricity and heat,
तो देखिए ये जनरल प्रॉपर्टीज है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ली होंगी। बेसिकली सॉलिड क्या होते हैं, इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत ही अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होते हैं। इनकी शेप, इनका साइज, इनका वॉल्यूम जब सब का सब क्या होता है, डेफिनेट होता है। कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लो होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं होते ये, ठीक है। और डिफ्यूजन भी लो होता है, गैस के जैसा डिफ्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, ना ही लिक्विड के जैसा। लिक्विड में थोड़ी डिफ्यूजन पावर ज्यादा होती है, गैसेस में तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सॉलिड में तो बहुत ही कम होती है, ना के बराबर, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके जनरली हाई होते हैं। और सबसे अच्छी बात है ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ ली होंगी। अब हम चलते हैं आगे। 11th स्टैंडर्ड के बाद जब 12th स्टैंडर्ड में आप इस चैप्टर को पढ़ते हो तो उसमें क्या खास चीजें होती हैं, अब उन चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। नाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, तो बहुत ध्यान से उसको देखिएगा। लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं। जैसा कि हमने जान लिया कि सॉलिड स्टेट किसी मैटर का ऐसा स्टेट है जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े होते हैं, मतलब क्लोजली पैक्ड होते हैं। उस पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग क्लोजली पैक्ड भी कह सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्योंकि हम इस शब्दों को इस्तेमाल करेंगे। दिस इज क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। सो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, उसको हम लोग सॉलिड स्टेट बोलते हैं। तो फाइनली सॉलिड्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सो सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं जरा चेक कीजिए। देखिए सॉलिड्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं दोनों पार्ट्स को और उनके बारे में ही हम लोगों को बात करनी है। सबसे पहले तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बस इसी के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरे होते हैं एमोर्फस सॉलिड्स। क्या होते हैं, एमोर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। दो तरह से सॉलिड को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि ये जो चौक मैं इस्तेमाल जो कर रहा हूं और मार्बल दोनों एक ही मटेरियल के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, हम जानते हैं इस चीज को। लेकिन चौक जो है उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, लेकिन क्या मार्बल को आसानी से तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते हो, ठीक है। सो चौक की जगह तो चौक ही काम करेगा और मार्बल की जगह मार्बल काम करेगा। अब सवाल यह है कि जब इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है तो फिर इतना डिफरेंस कैसे आ गया कि चौक आसानी से टूट पा रहा है लेकिन मार्बल आसानी से टूट नहीं पा रहा है। अब बस वही फर्क है। अब ध्यान से उसको देखिएगा, क्योंकि मार्बल को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में काउंट करते हैं जबकि एमोर्फस सॉलिड में चौक को काउंट करते हैं। अब क्या फर्क है क्रिस्टलाइन सॉलिड में एंड एमोर्फस सॉलिड में, उस डिफरेंस को ही हम लोग देखने वाले हैं। तो लिखिए फटाफट से। अब मैं यहां डिफरेंस को लिखूंगा और मैं यहां पे एक लाइन खींच देता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, लिखिए रेगुलर, ठीक है, अरेंजमेंट, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट, सीधे लिख देता हूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबको समझ में आ गया, सीपी, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है लॉन्ग रेंज के लिए। एग्जांपल के तौर पे जरा ध्यान से इसको देखिए। यहां पर देखिए सबसे पहले तो ये फर्स्ट पार्टिकल मैंने यहां लगा दिया और एकदम रेगुलर और डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होगा। तो यहां पर मैं सेकंड पार्टिकल लगा देता हूं, ये देखिए ये सेकंड, ठीक है। अब ये पार्टिकल्स का मतलब क्या है, मैं पार्टिकल का सेंटर पॉइंट ले रहा हूं। एक एटम होता है स्फेरिकल होता है, उसका सेंटर पॉइंट ले रहा हूं। अगर आप इस एटम को बनाना चाहे तो आप यूं बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। आप पूरे चैप्टर में हमेशा सेंटर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, एटम तो होगा स्फेरिकल। क्लियर हो गया, तो हम इस तरह से बनाते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट्स हैं इनका रेगुलर, इन एटम्स का रेगुलर अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये व्हाइट है, ये दूसरा कलर है, आपको शायद दिखाई दे या नहीं दे, लेकिन ये व्हाइट, ये ब्लू। उसके बाद फिर से मैंने सेम डिस्टेंस पर ले लिया व्हाइट, फिर सेम डिस्टेंस पर लिया मैंने ब्लू, फिर सेम डिस्टेंस पर लिया मैंने व्हाइट, फिर सेम डिस्टेंस पर लिया मैंने ब्लू, ठीक है। इस तरह से बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट और लॉन्ग रेंज के लिए होता है, ऐसे नहीं सिर्फ इतनी सी रेंज के लिए, लॉन्ग रेंज के लिए, ठीक है। इसी तरह से इन दोनों के बीच में मैंने फिर से क्या किया, एक व्हाइट बनाया, ठीक है, एक ब्लू बनाया, एक व्हाइट बनाया,
एक ब्लू बनाया, एक वाइट बनाया, एक ब्लू बनाया, ठीक है। इस तरह से देखिए, अब फिर से इसके जस्ट नीचे एक वाइट, ठीक है, एक ब्लू। अब एक लाइन और बना देता हूं, आप समझ ही गए होंगे, एक वाइट, एक ब्लू, एक वाइट, एक ब्लू। तो इस तरह से रेगुलर अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज के लिए चलते जाता है। सबको समझ में आ गया? लॉन्ग रेंज के लिए। जबकि यहां पर क्या होता है, यहां पर जो यहां पर होता है, क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है, ठीक है। हियर वी हैव अ रेगुलर, ध्यान से समझिएगा, अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज। बहुत ही कम रेंज के लिए होता है, फॉर शॉर्ट रेंज। मतलब समझिए, यहां पर ठीक है, एक पार्टिकल वाइट, एक पार्टिकल ब्लू, एक पार्टिकल वाइट, उसके बाद इनका जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं रहा, वो वहीं से रैंडमली खत्म हो गया। फिर कैसे भी करके यहां पे यूं कुछ भी अरेंज हो गया, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से एक वाइट, ठीक है, एक ब्लू, एक वाइट, ऐसे करके अरेंजमेंट है। मतलब रैंडम अरेंजमेंट है, कुछ भी फिक्स नहीं है। आया? यानी कि आपको दिखेगा थोड़ा सा पैटर्न, लेकिन वो थोड़ी दूर के लिए दिखेगा, उसके बाद वो पैटर्न खत्म हो जाएगा। तो यहां पर डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है, यहां पर इनडिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। यानी कि यहां पर कहेंगे रेगुलर अरेंजमेंट थोड़ा बहुत दिखाई देगा, लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए दिखाई देगा। इसको हम लोग इरेगुलर अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। कई बुक्स में ऐसा कहते हैं, यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। सबको समझ में आ गया पहली चीज तो। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस भी है, जहां पर रेगुलर अरेंजमेंट हो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और उनको तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए मार्बल टूटता नहीं है। यहां पर रेगुलर अरेंजमेंट बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए होता है, तो इसको तोड़ना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि चौक। इनको हम लोग एमोर्फस सॉलिड्स कहते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब आगे चलते। नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कोल्ड ट्रू सॉलिड्स। इनको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रू सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। दीज आर एक्चुअली ट्रू सॉलिड्स। और पूरे चैप्टर में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ही पढ़ने हैं, एमोर्फस सॉलिड्स नहीं पढ़ने हैं। दीज आर ट्रू सॉलिड्स, ठीक है। बट इनको क्या बोलते हैं? दीज आर नॉट ट्रू सॉलिड्स, दीज आर स्यूडो सॉलिड्स। इनको हम लोग स्यूडो सॉलिड्स भी कहते हैं, या फिर इनको सॉलिड क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड्स। जैसे कि ग्लास, आपको पता है ग्लास आपने देखा होगा, लेकिन वो एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, ठीक है, या वो ट्रू सॉलिड नहीं, वो स्यूडो सॉलिड है, या फिर उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अगर आपने ग्लास को ध्यान से देखा हो, तो जब आप ग्लास नया नया प्लेस कर देते हैं, आपके जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप कभी देखिएगा कि ग्लास के बिल्कुल नीचे, जैसे जैसे ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड है। समय बीतता जाए तो वो धीरे धीरे क्या होता है, नीचे से उसकी थिकनेस बढ़ने लगती है ग्लास की, और ऊपर से पतला हो जाता है। कभी भी गौर से कभी ट्राई करना, अगर आप कहीं 5 साल 4 साल से रह रहे हो, उन ग्लासेस की थिकनेस को ट्राई करना, ऊपर से वो उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, नीचे से थिकनेस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्लास धीरे धीरे क्या करता है, क्योंकि सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो धीरे धीरे बह के नीचे आ जाता है, और नीचे जो विड्थ है उसकी बढ़ने लगती है। ये ग्लास की खास बात होती है। सो दोज आर कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स, दोज आर नॉट कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। सो फाइनली इनको हम लोग ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, जबकि उनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है, यानी कि स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सही में पहचानना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है, तो ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा काम देगा। क्या है? देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज शार्प। शार्प होता है। शार्प का मतलब, अगर मैं कह दूं कि कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट सपोज 120 डिग्री सेल्सियस है, तो एक्चुअल में वो 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो ही जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि इसी पॉइंट पे वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगा। आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है जब तक उसकी पूरी शेप चेंज नहीं हो जाए। तो वो किसके लिए फिक्स होता है? एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए फिक्स होता है। सबको समझ में आ गया? तो उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। फिक्स मतलब इसी पॉइंट पर पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और टेम्परेचर चेंज होगा भी नहीं। लेकिन अमोर्फस सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता। जैसे कि प्लास्टिक इज अ काइंड ऑफ अमोर्फस सॉलिड। आपके पास जो चेयर है, सपोज आप जहां पे भी बैठ के देख रहे हो, चेयर पे बैठ के देख रहे हो, प्लास्टिक जो होता है वो अमोर्फस सॉलिड होता है। अब वो अगर आप चाहते हो कि वो जो प्लास्टिक है उसको जला के मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूं, तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा।
वो पहले नरम होगा। आप प्लास्टिक करके देखिएगा, प्लास्टिक को आप जब हीट दोगे ना तो पहले प्लास्टिक नरम होगा, नरम होने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और पूरा लिक्विड में कन्वर्ट एक ही टेम्परेचर पे होगा ही नहीं, वो टेम्परेचर रेंज में कन्वर्ट होते हैं लिक्विड के अंदर। आप करके देख लीजिए, सबको पता है, ये तो चीज नॉर्मल है, बट ये इंपॉर्टेंट है। जब ये आपको पहचानना हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर डिफरेंस है, दैट amorphous solid has melting point, ठीक है, इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर आप इसको मेल्ट करना चाहते हो तो देखिए, ये सपोज कि किसी स्यूडो सॉलिड का यानी कि एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्ट होना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस से, तो वो जाके कहीं टोटली 200 डिग्री सेल्सियस पे कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मतलब वहां रेंज में कन्वर्जन होती है। समझ में आ गया? एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है यहां पे, ये ध्यान रखना आपको। क्रिस्टलाइन सॉलिड यहां पर फिक्स टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन एमोर्फस सॉलिड कभी भी फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होते, वो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में मेल्ट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। अगेन दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट, और एक्चुअल में उसी पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड आर, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक्चुअल में इसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ए लगा हुआ है, ए से एमोर्फस के लिए होगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसा लॉजिकली इलॉजिकल दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहां पर एनआइसोट्रॉपिक कौन होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि एमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं? एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ठीक है? सो दीज आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये क्या है? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ध्यान से समझिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड तो होते हैं एनआइसोट्रॉपिक। मैं यहां पर देखो, यहां पर अंडरलाइन कर रहा हूं, नाउ दीज आर एनआइसोट्रॉपिक्स, बट ये क्या होते हैं? आइसोट्रॉपिक्स। अब ये क्या होता है? देखो, एनआइसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मैं लिख देता हूं नीचे, एनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, पीपी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। मैं आपको समझाता हूं, भी पहले लिख लीजिए, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है? डिफरेंट डायरेक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसके क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेंगी। जबकि यहां पे क्या होता है, मैं लिख देता हूं, आइसोट्रॉपिक क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। नाउ लुक एट इट, एनआइसोट्रॉपिक मतलब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। बोल रहा हूं, पीपी का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट डायरेक्शंस, ये होता है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। मतलब समझिए, जैसे कि मैं बात करता हूं, ये देखिए, ये अरेंजमेंट है जो मैंने आपके सामने बनाया। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यस और नो? लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या होता है? इर्रेगुलर होता है। सो गाइस, चलिए इस लास्ट पॉइंट को समझते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। मतलब अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में क्रिस्टल में जाएंगे तो आपको डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी, जबकि आइसोट्रॉपिक में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेगी। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से इसको देखिए। अगर मैं इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने ये अरेंजमेंट बनाया है ना, देखिए यहां पर एकदम रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि वहां पर रैंडम अरेंजमेंट होता है, कुछ फिक्स नहीं होता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करो, फिजिक्स में पढ़ते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पढ़ते हो, ठीक है? अब देखिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो मुझे अरेंजमेंट कैसा मिल रहा है? जरा ध्यान से इसको चेक करो। जैसे कि यहां पर व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू ऐसा मिल रहा है ना। लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो ये देखिए, मैंने डायरेक्शन चेंज करा तो मेरे को क्या मिला? ब्लू ब्लू व्हाइट। अब खुद से बना के देखना कॉपी के अंदर। जब आप बनाओगे इसको प्रॉपरली बनाना, तो आप जब यहां जा रहे हो तो आपको व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू व्हाइट ब्लू ऐसा अरेंजमेंट मिल रहा है। लेकिन जब आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया तो आपको मिल रहा है ब्लू ब्लू व्हाइट। अगर आपने इसके पास वाला डायरेक्शन ले लिया तो व्हाइट व्हाइट ब्लू। इस चीज को चेक करो, मतलब आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही चेंज हो गए, तो ऑब्वियसली आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही जाएगी ना।
ध्यान से उसको देखिएगा। मतलब अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ये आयनिक आयनिक यहां पर सॉलिड है, तो इसमें क्या होगा, कैटायन एनायन, इस तरह से बनाया मैंने, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। सही है, आप कॉपी के अंदर खुद से बना के देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। आप एकदम रेगुलर अरेंजमेंट बनाओ, कैटायन एनायन कैटायन एनायन, इस तरह से मैंने अरेंज करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन। जबकि मैं अगर मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, मतलब अब ये डायरेक्शन में जाऊंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो कैटायन कैटायन एनायन, तो चेंज हो गया ना अरेंजमेंट। और अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो एनायन एनायन कैटायन। और आप खुद से कॉपी में बना के देखो, एकदम रेगुलर अरेंजमेंट खुद से बना के देखो। जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से बनाओ, आप सिंपली यू भी बना सकते हो, जरा चेक करना, आप यू भी बना सकते हो एकदम खुद से ही। क्या करो, व्हाइट ब्लू व्हाइट एंड ब्लू, सिर्फ 4 डॉट लगा लो, लगा लिया आप लोगों ने, व्हाइट ब्लू, मेरे साथ जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ डॉट लगाइए, लगा लिए कॉपी के अंदर। फिर उस व्हाइट के जस्ट नीचे आप क्या करो, ब्लू डॉट लगाओ, ब्लू, उसके बाद क्या करो, व्हाइट। ठीक है, मतलब कलर चेंज कर लो, जैसा कि आपके पास पेन अवेलेबल हो, आपके पास ब्लैक और ब्लू अगर हो अवेलेबल तो आप डॉट लगा लो ऊपर नीचे। जैसे मैंने लगाया व्हाइट ब्लू, नीचे लगाया ब्लू व्हाइट, लगा दिया। मतलब ऐसे करके अरेंज होता है। मतलब खुद ही सोचिए कि कैटायन को कौन सराउंड करेगा, एनायन। तो मैंने कैटायन के अराउंड क्या कर दिया, एनायन को सराउंड कर दिया। एक एनायन को कौन सराउंड करेगा, कैटायन। सबको समझ में आ गया। अब बस अगर आपने 2 लाइन ही बनाई है तो जरा चेक करो, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो मुझे क्या मिल रहा है, व्हाइट ब्लू। ठीक है, लेकिन अगर मैंने डायरेक्शन ये कर दी, जरा चेक करना, तो मुझे सिर्फ ब्लू डॉट मिल रहे हैं। और अगर उसके पास वाली करी तो सिर्फ व्हाइट डॉट मिल रहे हैं। इस चीज को समझिए। तो मतलब अगर मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा हूं तो मुझे अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिल रहे हैं। तो ऑब्वियसली फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो तो अलग होगी ही ना। सबको समझ में आ गया। सिंपल सा तरीका, खुद से डॉट बना के कॉपी में चेक कर लो। भले आप जिस डायरेक्शन में जाओगे आपको कंस्टिट्यूएंट अरेंजमेंट अलग मिलेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर तो सब कुछ रैंडम है, कुछ फिक्स नहीं है। इस चीज को चेक करो। मतलब यहां पर तो खिचड़ी बनी हुई है, तो आपको अरेंजमेंट ही नहीं है। आप जहां पे जाओगे आपको सेम सा दिखेगा, जहां पे जाओगे आपको। जैसे कि इसको एग्जांपल दे सकते हो कि भाई आपने 2 शादियां अटेंड करी सपोज, तो एक शादी में क्या है ना, कुछ भी कोई भी कहीं भी खड़ा है, तो आपको ऐसे लगेगा खिचड़ी सी है, किसको कहां ढूंढे। लेकिन अगर एक शादी में ऐसा किया गया कि वहां पर लड़कों को अलग बिठाया गया, लड़कियों को अलग बिठाया गया और बच्चों को अलग बिठाया गया, तो एक रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो वहां पर तो क्या हो गया, अगर आप सिर्फ लड़के की डायरेक्शन में देखो सब लड़के दिख रहे हैं, लड़कियों की डायरेक्शन में देखो सिर्फ लड़कियां दिख रही हैं, और बच्चों की डायरेक्शन में देखो सिर्फ बच्चे दिख रहे हैं। डिसिप्लिन अरेंजमेंट में क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेंगे आपको। समझ में आ गया। लेकिन अगर कुछ अरेंजमेंट है ही नहीं, तो अगर आपको किसी को ढूंढना है, मतलब खिचड़ी सी है, अगर आप यहां पे किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो आपको सब कुछ दिख रहा है, कैसे ढूंढूं, सब लड़के लड़कियां बच्चे सब मिक्स हैं। समझ में आ गया सब लोगों को। यहां पर अरेंजमेंट जब फिक्स नहीं होता तो सब एक जैसा दिखाई देता है। मतलब सब जगह तो ऐसे ही दिख रहा है कि लड़के लड़कियां बच्चे सब ऐसे खड़े हैं, तो वहां पर किसी को ढूंढना हार्ड है। जबकि डिसिप्लिन अरेंजमेंट में किसी को ढूंढना आसान है। लेकिन यहां पर जब एक डायरेक्शन में देखोगे तो आपको सेम दिखेगा, दूसरी डायरेक्शन में देखने की कोशिश करोगे तो उससे अलग दिखेगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, जबकि इसको क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। अब खुद से फील करके देखो, खुद से दिमाग लगाओ। मैंने आपसे एक बात कही थी, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। ठीक है, मतलब एक यहां पर शादी ऐसी जहां पर सभी मेल को अलग बिठाया, फीमेल को अलग बिठाया और चिल्ड्रंस को अलग बिठाया, तो बहुत ही रेगुलर अरेंजमेंट हो गया। तो वहां पर अगर आप सिर्फ मेल की डायरेक्शन में देखोगे तो मेल दिखेंगे, फीमेल की डायरेक्शन में देखोगे तो फीमेल दिखेगा। ठीक है, दिखेंगे। और चिल्ड्रन की डायरेक्शन में देखोगे तो सिर्फ चिल्ड्रन ही दिखेंगे। ऐसा ही यहां पर होता है, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट चीजें दिखेंगी। लेकिन यहां पर जब आपने कुछ अरेंजमेंट किया ही नहीं तो पूरे पंडाल में ऐसा दिखेगा कि हौच पौच सा हो रहा है। तो ये अरेंजमेंट ऐसा है। सबको समझ में आ गया। तो आप किसी भी डायरेक्शन में देख लो, आपको ऐसे दिखेगा। आप जो भी डायरेक्शन में देखोगे, अरे यहां पर मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है। उधर देखा मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है। इधर देखा मेल भी है, फीमेल भी है, चिल्ड्रन भी है। तो सब चीजें क्या है, सब जगह एक ऐसा दिखा है, खिचड़ी सी बनी हुई है, हौच पौच। तो इनको इसीलिए हम लोग आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, जबकि इनको क्या बोलते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। तो यहां पर क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी। समझ में आ गया। जबकि यहां पर क्या होता है, कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। सबको समझ में आ गया। सो यहां पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो ये 4 ऐसे पॉइंट है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन बहुत ही ज्यादा। एग्जांपल देने जाओ तो यहां पर एग्जांपल क्या लिखोगे, जैसे कि NaCl, जैसे कि क्वार्ट्ज, ठीक है, KCl, ZnS, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं जिसको हमें आगे पढ़ना ही है। CaF2,
जबकि यहां पर क्या एग्जांपल दोगे? अगर एग्जांपल आप देना चाहो तो यहां पर क्या होगा? रबड़, ठीक है, ग्लास। सो ये ऐसे एग्जांपल है बेसिकली जो कैसे कहलाते हैं? प्लास्टिक। सो रबड़, ग्लास, प्लास्टिक सब एमोर्फस होते हैं, जबकि यहां पर ये जो मैंने क्रिस्टल्स लिखे हैं बेसिकली वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो फाइनली यहां पर हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस खत्म हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है वो हमने कर लिया। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइज आगे चलते हैं। हमने ये देखा कि एक्चुअल में जो सॉलिड होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है क्योंकि वही ट्रू सॉलिड्स होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी चार पार्ट में डिवाइड किया है। सो हम लोग क्या करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो चार पार्ट में डिवाइड किया, वो कौन कौन से मैं यहां लिख देता हूं, देखिए फटाफट से। सबसे पहला पार्ट ये देखिए, यहां पर सबसे फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूं। सबसे पहला होता है आयनिक सॉलिड्स। कौन सा होता है? आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। पहला होता है आयनिक सॉलिड्स। उसके बाद दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स, ध्यान से देखिएगा, मेटालिक सॉलिड्स। उसके बाद तीसरा होता है कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स। और चौथा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यहां पर हमें चार चीजें स्पेशली इनके लिए देखनी है, यानी कि फोर प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन यहां पर होगा। तो मैं यहां पर लाइन लगा देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ठीक है। और वो फोर प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? बड़ी सिंपल है। सबसे पहले तो ठीक है, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी आयनिक सॉलिड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से पार्टिसिपेट करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, तो यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब इसको बनाने वाले पार्टिकल्स होते कौन से हैं, ठीक है, वो चेक करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस आयनिक सॉलिड में कौन होंगे? ऑब्वियसली आयंस। ऑब्वियसली क्या होंगे? आयंस। आयंस मतलब कैटायन होगा और एनायन होगा। एक तो कैटायन लेंगे, दूसरा एनायन लेंगे। कैटायन और एनायन मिलकर आयनिक सॉलिड बनाएंगे। सबको समझ में आ गया? तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां आयंस होते हैं। मेटालिक सॉलिड में मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल एटम कहेंगे। यहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मेटल एटम। कौन होते हैं? मेटल एटम। सबको समझ में आ गया? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहां पर होते हैं मेटल एटम। तो मैं यहां पर लाइन लगा देता हूं, बस उसी के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर तो होते हैं जी आयन, यहां पर होते हैं मेटल एटम। जबकि यहां पर कौन होते हैं? कोवलेंट के अंदर नॉन मेटल एटम, नॉन मेटालिक या फिर नॉन मेटल एटम, ठीक है। नॉन मेटल एटम्स को लेते हैं जो कोवलेंट टाइप के सॉलिड्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूलर में मॉलिक्यूल्स, सिंपल सी बात है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ध्यान से देखिएगा, मॉलिक्यूल्स या फिर सेम टाइप के एटम। एग्जांपल जैसे ही बताऊंगा आपको ज्यादा समझ में आएगा। वहां आप मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स होते हैं उसमें ज्यादातर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सेम टाइप के एटम भी मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। एग्जांपल दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई। सेकंड यहां पर डिस्कशन करना है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन के बीच में कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस और नो, खुद से ही सोचिए कि किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा क्या? जिसको आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं हम लोग तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सो फाइनली उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं, लेकिन वो होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, मेटालिक सॉलिड में कैसा होगा? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड होगा, ठीक है। इनमें क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड होगा। कार्नेल होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और कार्नेल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं इसके एग्जांपल के साथ में। उसके बाद कोवलेंट के अंदर कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड। यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा होता है? वैन डर वाल्स। कौन सा होता है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, याद है आप लोगों को? सो यहां पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक में आयनिक बॉन्ड, मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट में कोवलेंट बॉन्ड, और यहां पर मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड चीज के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है वो करना है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैं यहां पर एक साथ लिख देता हूं। और फोर्थ चीज के बारे में डिस्कशन करना है कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी।
देखिए यहां पर आयनिक जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं, यस और नो। आयनिक होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, अगर आप मोल्टन स्टेट में लाना चाहते हो तो आपको 700-800 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ता है, तो हाई होता है। मेटेलिक जो सॉलिड होते हैं, ठीक है, मेटेलिक सॉलिड आप याद करो, मेटेलिक सॉलिड का जो आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेटेलिक सॉलिड मतलब जैसे कि आयरन का जो सॉलिड है ऑब्वियसली उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कैसा होता है, हाई होता है। तो यहां पर भी हाई है, यहां पर भी हाई है। कोवेलेंट सॉलिड में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो वेरी हाई, नाउ दिस इज वेरी हाई। हालांकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आयनिक से ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे कि एग्जांपल देता हूं, डायमंड, सिलिका, आप खुद से याद करो, सिलिका, डायमंड, इनका इनसे तो बहुत ही ज्यादा होता है। सिलिका मतलब मिट्टी, ठीक है। डायमंड आपको पता है एक बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है जहां पर आपके पास जो टेम्परेचर यानी कि उसका मेल्टिंग पॉइंट तो आई थिंक अभी तक तो हाईएस्ट ही है, सबसे ज्यादा होता है। सो फाइनली यहां पर वेरी हाई मैंने लिखा है, तो आप ध्यान रखिएगा कोवेलेंट जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं उनमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, जबकि सबसे कम किस में होता है, यहां पर लोएस्ट होता है, लो। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वहां पर सबसे कम। एग्जांपल दूंगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, तो एग्जांपल दूंगा नीचे, ठीक है। लास्ट चेक कर लेते हैं कंडक्टेंस। आयनिक सॉलिड तो कंडक्टेंस कब शो करता है, इन मोल्टन स्टेट। जब आप इनको मोल्टन स्टेट में लेके जाओगे तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब ये कंडक्टेंस शो करते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी कंडक्टेंस सिर्फ मोल्टन स्टेट में होती है। आप खुद ही सोचिए ना, जब NaCl है, NaCl कंडक्टर नहीं होता है, लेकिन जब आप इसको मोल्टन स्टेट में लेके जाओगे, जब Na प्लस और Cl माइनस से चार्ज करियर में कन्वर्ट होगा, तब ये कंडक्टेंस शो करेगा। यानी कि चार्ज करियर तो होने चाहिए, ये तो चार्ज करियर नहीं है, ये है चार्ज करियर। मेटेलिक सॉलिड की जो कंडक्टेंस होती है हाईएस्ट होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर सीन ही कुछ ऐसा है। मैं अगर मेटेलिक सॉलिड को बनाऊं तो कुछ सीन ऐसा है, जैसे कि मान लो कि मैं Fe का मेटेलिक सॉलिड बनाना चाहता हूं, तो देखिए Fe को तो आपको पता है ना कि Fe क्या करेगा, ये क्या करेगा, सबसे Fe+2 में कन्वर्ट अगर हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, Fe+3 में कन्वर्ट होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। आयरन होता है Fe+2 में कन्वर्ट होता है, तो Fe+2 का मतलब यहां पर देखो, यहां पर कार्नेल्स हैं और इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा एक एटम तो होगा नहीं, बहुत सारे एटम होंगे, और वो रेगुलरली इन आयंस में, ये जो आपके पास क्रिस्टल है उसके अंदर Fe+2 इस तरह से अरेंज है। ध्यान से देखिएगा, Fe+2 इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब सवाल ये क्रिस्टल में सिर्फ प्लस ही क्यों दिखाई दे रहा है, अब प्लस भी एक दूसरे को रिपेल करेगा तो ये आपस में रह कैसे रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर गंगा बहती है। गंगा मतलब क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ना फ्लो होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक फॉर्म ले लेते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी कहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत सारे, इनके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2, 4, 6, 8, 10, 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पर है ना बहते रहते हैं इस तरह से। ध्यान से देखो, बस उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और इस पॉजिटिव की वजह से, ऐसे पॉजिटिव को लोग कार्नेल बोलते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। सो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है ना कंटिन्यूसली इसके अंदर बहते रहता है, उसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोगों को सबको समझ में आ गया। सो काफी इंटरेस्टिंग है, आपको ध्यान रखना है मेटेलिक सॉलिड की अरेंजमेंट कैसे होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अरेंजमेंट है वो इस तरह से। और खास बात, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं तो कंडक्टेंस तो सबसे हाईएस्ट इसी की होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आजाद है और वो फ्लो भी हो रहे हैं। क्लियर हो गया। तो इनका जो यहां पर कंडक्टेंस होता है वो हाईएस्ट होता है। कोवेलेंट के अंदर बात करो, कोवेलेंट लीस्ट, सबसे लो हम लोग कहेंगे, ठीक है, लो। एग्जांपल मिल जाएंगे आपको फिर भी कंडक्टेंस का, लेकिन लो ही होता है। क्लियर हो गया। और फाइनली मॉलिक्यूलर में भी कैसा होता है, लो। तो यहां पर सीन कुछ ऐसा है। देखिए अब एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को। 5th में अपन एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा हम लोग आयनिक सॉलिड ही पढ़ेंगे। NaCl, KCl, ZnS, उसके अलावा CaF2, ठीक है, ये ऐसे जो आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। उसमें कैटायन और एनायन भी है, खुद से फील करो। NaCl में Na प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ये माइनस है कि नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कैटायन और एनायन दोनों हैं, इनको हम लोग आयनिक सॉलिड बोलते हैं। मेटेलिक सॉलिड में हमको मेटल एटम लेने हैं, जैसे कि Fe, Zn, Cu, Al। तो इनको यहाँ पर अगर मेटल एटम आप ले लेते हो, इनको मेटेलिक सॉलिड बोलते हैं। कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कोवेलेंट सॉलिड में नॉन मेटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो बताइए क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि डायमंड, यानी कि कार्बन टू कार्बन, यस और नो, सही है, कार्बन टू कार्बन।
सिलिकॉन, सिलिका टू सिलिका, ठीक है, सिलिकॉन टू सिलिकॉन जो बॉन्ड बनेंगे, मतलब नॉन मेटल लेने हैं आपको फाइनली यहां पर, और उनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो कोवलेंट बॉन्ड होने चाहिए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर, कोवलेंट सॉलिड्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? कार्बन टू कार्बन, स्पेशली ज्यादातर कार्बन के कंपाउंड इसमें हम लोग काउंट करते हैं, जैसे कि डायमंड में भी, ग्रेफाइट में भी क्या होते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और बेसिकली उनके अंदर बॉन्ड कैसा होता है, कोवलेंट। अब एक बात ध्यान रखिए, यहां पर जो लिखी है ना, हमेशा साइंस में याद रख लीजिए इस चीज को, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो यहां पर एक्सेप्शन को काउंट करने बैठ गए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख रहे हैं, ये जनरलाइज थ्योरी है इनके बारे में, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। और आपको बता देता हूं, पूरी यूनिवर्स में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो पर्टिकुलरली हर जगह अप्लाई होती हो, वहां पर कोई ना कोई एक्सेप्शन होता ही होता है। तो ऐसा साइंस में तो दिमाग में डाल लो कि एक्सेप्शन कहीं होगा तो उसको आप लिख लेना अलग से, ये जनरलाइज थ्योरी पढ़ाई जा रही है कि जनरली ऐसा होता है। क्लियर हो गया? फाइनली अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करो तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि H2O, CO2, ठीक है, I2P4, सही है, S8, तो फाइनली एग्जांपल बने आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड के। समझ में आ गया सब लोगों को? सो ये इस तरह से यहां पर 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। कौन कौन से? आयनिक सॉलिड, जिसमें सबसे ज्यादा हमें आयनिक सॉलिड ही पढ़ने हैं। कौन से पढ़ने हैं? आयनिक सॉलिड को सबसे ज्यादा पढ़ना है। मेटेलिक सॉलिड हो गया, कोवलेंट सॉलिड हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, और ये 4 तरह से इसको डिवाइड कर दिया। फाइनली हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड था, मतलब ये टॉपिक भी खत्म हो गया। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लेटिस। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सॉलिड क्या होता है, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो क्लोजली पैक्ड, उस पैकिंग को ही हम लोग लेटिस बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग लेटिस को डिफाइन करेंगे। सो लिखिए लेटिस होता क्या है, तो लिखिए लेटिस। सबसे पहला जो आज का पॉइंट है वो है लेटिस। आप याद रखिएगा आज का जो लेक्चर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिखिए लेटिस, दैट इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सबको समझ में आ गया? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 dimension, और वी कैन से, और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, रेगुलर अरेंजमेंट, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, इज कॉल्ड लेटिस, इज कॉल्ड लेटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। जब मैं क्या करूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, या फिर मैं बोलूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखो पार्टिकल अगर हम बात करें तो हमको पता है जो पार्टिकल, वो एटम होगा या मॉलिक्यूल, वो कैसे होते हैं, बिल्कुल स्फेयर के जैसे। उसमें बीच में क्या होता है, उसका सेंटर पॉइंट, जिसको हम लोग न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो सेंटर पॉइंट, मैं या तो ये पॉइंट ले लूं या ये पार्टिकल ले लूं और इनका रेगुलर 3 dimension अरेंजमेंट करूं, तो उसको हम लोग लेटिस बोलते हैं। जरा ध्यान से उसको देखिए कैसा। रेगुलर का मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। जरा ध्यान से उसको देखो, मैं यहां बनाता हूं। नाउ लुक एट इट। मैंने ये पहला पॉइंट लिया, ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि हमें पूरे स्फेयर बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसका सेंटर पॉइंट बना दो, वो ऑटोमेटिकली यहां पर ये दिखाएगा कि यहां पर एक एटम है। सबको समझ में आ गया? तो उसका सेंटर पॉइंट मैंने यहां लगा दिया। ध्यान से उसको देखिएगा, ये पहला सेंटर पॉइंट है, ये दूसरा सेंटर पॉइंट हुआ, ये तीसरा सेंटर पॉइंट हुआ, ये चौथा, ये पांचवा, इस तरह से बिल्कुल लाइन में मैंने क्या किया है, यहां पर सभी के सेंटर पॉइंट को एकदम लाइन में लगा दिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहां पर मैं इन दोनों के बीच में लगा रहा हूं, फिर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। देखिए कई बार से सवाल पूछे कि इन दोनों के बीच में कैसे लगा दिया, तो आप खुद से इसको इमेजिन करो। सपोज कि आपके घर में पार्टी है, लड्डू है, और लड्डू को आपको आपके मम्मा बोलती कि इसको क्या करो, एक डब्बे में पैक करो। तो आपके पास है ना तरीके बहुत सारे डब्बे में पैक करने के। या तो आप क्या करो, एक लड्डू के जस्ट नीचे लड्डू लगाओ, या फिर ये पॉसिबिलिटी है ना कि ये 2 लड्डू लगे हुए हैं, उन दोनों लड्डुओं के बिल्कुल बीच में एक लड्डू लगा दो। सो वो पैकिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है एक्चुअली, उससे ज्यादा आप एटम को क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेस में कवर कर सकते हैं, ज्यादा स्पेस को कवर कर पाएंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट को लगाया है। क्लियर हो गया? ऐसी चीजें आपको मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं पैकिंग कितने तरह की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जरा समझे कि मैं यहां पर रेगुलर पॉइंट का अरेंजमेंट कर रहा हूं तो वो कैसा होगा, जरा चेक कीजिए, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करूंगा, ऊपर वाले पॉइंट के जस्ट नीचे यहां पर एक पॉइंट लगा रहा हूं, एक पॉइंट। ध्यान से इसको समझिएगा, सारा खेल ये जो है अब होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो ध्यान से उसको देखिएगा। ये मैंने एक और लेयर लगा दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके जस्ट नीचे यहां पर भी एक लेयर और लगा रहा हूं। ध्यान से उसको देखते रहिएगा, ठीक है। ये देखिए
और ये मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स का एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस, और इसके हर एक पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसको हम लोग लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये तो हुआ तो आपका लैटिस एंड लैटिस पॉइंट। क्लियर हो गया सब लोगों को? कोई पूछे कि लैटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इज कॉल्ड लैटिस, और उसके हर एक पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं आप उसकी जगह पे। अब जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे सामने आती है वो है यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्या होता है, तो जरा ध्यान से इसको देखो। यूनिट सेल क्या होता है, आपको पता है आपका घर कैसे बना है, आपने कभी गौर से देखा है, आपके ब्रिक से। एक छोटा सा यूनिट जो कि पूरे लैटिस को बनाता है, मतलब क्या है, आप छोटी ब्रिक लें और उस ब्रिक में क्या करें, उसको ब्रिक को कंटिन्यूसली क्या करें, अरेंज करें। एक ब्रिक, फिर दूसरी ब्रिक, तीसरी ब्रिक, उसके ऊपर ब्रिक, नीचे ब्रिक, आगे ब्रिक, पीछे ब्रिक, तो उससे क्या होगा, एक पूरी दीवार खड़ी हो जाएगी। सो फाइनली वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे आप पूरा लैटिस बना सकते हो उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, सो फाइनली मैं यहां लिखता हूं और मैं यहां बना के भी दिखाऊंगा आपको। सो फाइनली यूनिट सेल किसको कहते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट 3D, ठीक है, यूनिट विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। अगर आप उसको बार बार रिपीट करते रहें तो वो पूरा लैटिस को फॉर्म कर देगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो मैं यहां पे आपको दिखाता हूं मेरा मतलब क्या है, जरा ध्यान से उसको चेक करें। सो चलिए गाइस, यहां पे मैं आप लोगों को यूनिट सेल बना के दिखाता हूं, जरा ध्यान से इसको देखो। मैंने आपसे क्या कहा कि ऐसी स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन यूनिट जिसको बार बार अगर हम रिपीट करें तो लैटिस की फॉर्मेशन होती है। तो जरा ध्यान से इसको देखो, यहां पर हमारे पास लैटिस बना हुआ है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक स्मॉलेस्ट यूनिट बनाते हैं जिसको रिपीट करेंगे तो पूरा लैटिस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। जरा ध्यान से उसको देखिए जरा ध्यान से, यहां से मैं इसको जोड़ देता हूं, ये एक इस तरह से मैंने इसको जोड़ दिया, ये देखिए। ठीक है, और ऐसा ही हम लोग नीचे से भी जोड़ देते हैं। सपोज मैंने यहां से इसको यूं जोड़ दिया है, ये। ठीक है, और अब मैंने इसको नीचे इस तरह से जोड़ दिया है, ये देखिए फटाफट से। और फाइनली यहां से यहां और यहां से यहां, ये जो आपके पास इट्स अ काइंड ऑफ ब्रिक, आप ऐसे समझिए क्यूबिक ब्रिक है जिसको अगर मैं रिपीट करूंगा तो पूरा लैटिस फॉर्म हो जाएगा। तो ये पहली ब्रिक है। अब ऐसी ब्रिक आपको और भी दिखेंगी, कैसे, जरा ध्यान से इसको चेक करो। फिर से मैं यहां क्या कर रहा हूं, इसको यहां से यहां, यहां एंड यहां, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से मैं नीचे भी यहां से यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया, इसको यहां जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं नीचे क्या करता हूं, उन पॉइंट्स को नीचे लेके आ जाता हूं, यहां से देखिए इन पॉइंट्स को नीचे लेके आ गया। अब आप खुद से देखो, एक बॉक्स और दूसरा बॉक्स, जैसे ही मैं इनको कंटिन्यूसली जोड़ते जाऊंगा तो पूरा लैटिस फॉर्म हो जाएगा। तो मतलब इसका ये है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट ही, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर हो गया, जिसको बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो पूरे लैटिस की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये मतलब निकलता है इसका यूनिट सेल का। सबको क्लियर हो गया? अब फाइनली यूनिट सेल कितने तरह की होती है, जितने एक्सपेरिमेंट करके जितने एटम को देखा गया है, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए उनके हिसाब से यूनिट सेल टोटल 4 तरह की होती है। तो जरा ध्यान से उसको देखिए, बस यहां से हमारा चैप्टर शुरू होता है। ठीक है, तो यूनिट सेल होती है टोटल 4 तरह की। पहले मैं यहां पर इनके नाम लिखता हूं, फिर एक एक करके उनको पढ़ेंगे। सो इसको कैटेगराइज आप इस तरह से भी कर सकते हो, कई बुक्स में इसको 2 तरह से बताया है। देखिए कैसे, मैं यहां पर क्लिक करता हूं, उन 2 में मैं 4 को कैटेगराइज कर दूंगा। ध्यान से उसको देखिए। देखिए यूनिट सेल को 2 तरह से कैटेगराइज कर दिया, एक तो सिंपल, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। ध्यान से इसको देखिएगा, एक सिंपल यूनिट सेल और दूसरा है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ध्यान से इसको देखिए, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आप कहेंगे कि सिंपल और सेंटर्ड हमने पहली बार देखा है, ये वही है, बस उसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करते हैं और कुछ है नहीं। देखिए सिंपल को हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर हो गया? इसका ये भी नाम है। तो अगर आप ये नाम भी देखें तो आप घबराइएगा नहीं, एक ही बात है। प्रिमिटिव का मतलब सिंपल यूनिट सेल ही होती है। अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ते हैं। और सेंटर्ड यूनिट सेल जो है ना, टोटल 3 तरह की होती है। अब देखिए हो गया ना अपने आप से 4 तरह से। ध्यान से उसको देखिए, ये 4 तरीके से हो गया। पहला है सिंपल। अब जो मैं 3 लिखने जा रहा हूं वो सेंटर्ड यूनिट सेल में काउंट होता है। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले है फेस सेंटर्ड। कौन सी है? फेस सेंटर्ड। दूसरी है बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड। और तीसरी है एंड सेंटर्ड। क्या होता है? एंड सेंटर्ड। तो हो गया ना टोटल 4, सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। क्योंकि इनके लास्ट में सेंटर्ड आ रहा है इसलिए हमने यहां पर 2 कैटेगरी बना के उन तीनों को सेंटर्ड में डाल दिया।
क्लियर होता है? तो ये ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आपकी बुक में सीधे भी लिखा हुआ है सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो एक एक करके इनको पढ़ना है। तो यहां पर ये होते हैं यूनिट सेल और इस तरह से इनको कैटेगराइज कर दिया गया है। अब हमें एक एक को समझना है कि सिंपल क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्या होता है और एंड सेंटर्ड क्या होता है। ठीक है, सो चलिए गाइस फटाफट से आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं कितने तरह का यूनिट सेल होता है और साथ ही साथ एटम कितने होते हैं पर यूनिट सेल में। तो ध्यान से उसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हमने ये तो समझ लिया कि यूनिट सेल का मतलब ऐसा 3 डायमेंशन स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको रिपीट करते रहे तो लैटिस बन जाएगा। सो ध्यान से उसको देखिए। यहां पर यूनिट सेल मैंने आपको बताया 4 तरह के। सबसे पहला कौन सा है, सिंपल या प्रिमिटिव। तो मैं यहां लिखता हूं, सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल दिखाता हूं आप लोगों को। तो देखिए सिंपल या फिर इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव, तो सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, जरा ध्यान से इसको देखो। जहां पर आपके जो एटम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहां होते हैं, एटम्स आर ओनली सिचुएटेड एट कॉर्नर्स। नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ और सिर्फ कहां हो, कॉर्नर्स पे, ये ध्यान रखना है। यूनिट सेल पे एटम अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे ही सिचुएटेड है तो उसको सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, देखो ज्यादातर हम लोग यूनिट सेल जो लेते हैं ना वो क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं। कौन सी लेते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। क्यूबिक मतलब क्यूब के जैसा, मैं आपको चलो एक्सप्लेन कर देता हूं। जहां पर चाहे आप लेंथ लो, चाहे आप विड्थ लो, चाहे आप हाइट लो, सब बराबर होता है, यहीं पे बता देता हूं। और उनमें एंगल कितना होता है, अल्फा, बीटा, गामा, उसमें 90 डिग्री का होता है। इसको सेल पैरामीटर्स भी कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। क्यूब तो सबने देखा होगा ना, तो फाइनली क्यूब के जैसा होता है यूनिट सेल, और उसमें एबीसी बराबर होता है, अल्फा बीटा गामा कितना होता है, 90 डिग्री एंगल पर होता है। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखिए, सो गाइस देखिए, इसको क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। ये आपको क्यूब दिखाई दे रहा है तो सबने देखा होगा, तो इसको क्यूबिक यूनिट सेल कहेंगे। या फिर आप ध्यान से इसको देखें तो ये छोटे छोटे जो क्यूब है ना, उनको मैं रिपीट करता रहा तो एक बड़ा क्यूब बन गया। ध्यान से देखो, ये छोटा सा क्यूब, ये एक छोटा सा क्यूब, ये छोटा सा क्यूब, सबको मैंने रिपीट किया एक एक करके। तो देखो, ये छोटे से क्यूब को यूनिट सेल अगर कहें तो इस पूरे क्यूब को क्या कहेंगे, लैटिस। तो ये ऐसा अरेंजमेंट कुछ हो जाता है। तो आप ध्यान में रखिए दिमाग में कि छोटा सा यूनिट सेल जिसको रिपीट करते रहे तो लैटिस बन गया। और यहां पर हमें क्या देखना था, यहां पर हमें क्यूबिक यूनिट सेल देखना था। ये देखिए, इसको क्यूबिक यूनिट सेल अगर कहें तो ध्यान से देखो, इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है और सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, तो इसको क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। सबको समझ में आ गया। और अगर हम लोग इसको बनाना चाहते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो इस यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर्स पे ही क्या होंगे, एटम रखे हुए होंगे। तो देखिए कैसे, ये देखिए मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको, जरा ध्यान से उसको देखो कैसे होता है। सपोज कि हमने यहां पर एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए जरा ध्यान से, ये क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बनाया, ये बना दिया, ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। सो अब इस क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर कहां पर है, जरा चेक करो। ये कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कॉर्नर एक तो कितने होते हैं, 8। ये तो ध्यान रखना है, कॉर्नर्स 8 होते हैं। सबको समझ में आ गया, 8 कॉर्नर होते हैं। अब इन कॉर्नर्स पे आपके क्या अरेंज होते हैं, एटम्स अरेंज होते हैं। अब मेरा एक सवाल है जो मैं आपको यहीं पे जवाब उसका दूंगा। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई एटम इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे रखा हुआ है तो ऐसे रखा होगा ना वो, ध्यान से उसको देखो, इस तरह से, यस और नो, स्फेरिकल एटम इस तरह से रखा होगा। अब मेरा सवाल ये है कि इस यूनिट सेल के अंदर इस स्फेयर का कितना पार्ट आ रहा है, उसको गैस करना आपको। मतलब इस यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट आ रहा है, क्या पूरा का पूरा ये जो बॉल है वो यूनिट सेल के अंदर आ रहा है क्या, नहीं। तो कितना पार्ट आ रहा है जरा उसको चेक कर लो। तो ध्यान से उसको देखो, एक्चुअल में इस पूरे स्फेयर का सिर्फ 1/8 पार्ट ही क्या आता है इस यूनिट सेल के अंदर। ध्यान से उसको चेक करो, इस पूरे स्फेयर का 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर आ रहा है। अब कैसे मैं आपको जवाब देता हूं, ध्यान से उसको देखो। अब देखो, ये पूरा का पूरा बॉल है, मैं पहले इसको आधा बॉल बना दूं, क्योंकि ये आधा बॉल तो कम से कम आपको दिखाई दे रहा है ना, आधा बॉल तो बिल्कुल बाहर ही है। आधा बॉल बना देता हूं पहले, ये देखो यहां से ये आधा बॉल। ध्यान से इसको देखो, ये समझने का बड़ा आसान तरीका है। ये पूरा बॉल था, ध्यान से इसको देखो, ये पूरा बॉल था। अब ये पूरे में से आधा बॉल तो यूनिट सेल के अंदर आ ही नहीं रहा, ठीक है। अब आधा बॉल मैं आपको दिखाता हूं।
आधे बोल में यहां पर बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आप देखो, यहां से आप 4 इस तरह से देखो, इस तरह से आप लाइन खींच लो। अब आप खुद से ही सोच लो कि कितना पार्ट, और ये है वो, ध्यान से इसको देखो, मैंने जो लाइन खींची, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है, उसके बाद ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। अब आप खुद से सोचो कि यहां पर जो ये क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला क्यूब ये वाला है, ध्यान से उसको देखो, उसमें कितना पार्ट आ रहा होगा। ये देखिए यहां से सिर्फ इतना पार्ट ही आ रहा होगा, जरा चेक करो, आधे का भी 1/4 पार्ट आ रहा है, तो पूरे का कितना हो गया 1/8 पार्ट। खुद से ही सोच लो, दिमाग लगाओ, आधे का, ये आधा स्फेयर है, उसका 1/4 पार्ट आ रहा है, तो पूरे स्फेयर का कितना आ रहा होगा, सिर्फ 1/8 पार्ट ही तो आ रहा होगा। गैस करके खुद से ही देख लो, आया समझ में। तो ध्यान रखना आपको, अगर कोई एटम कॉर्नर पे होता है उसका 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल के अंदर होता है। अब ऐसे बोल कितने हैं जरा चेक करो, टोटल 8 यहां पर ऐसी बोल्स या एटम्स हैं, तो 8 इंटू 1/8 पार्ट, हाउ मच, सिर्फ एक ही एटम हुआ जो एक्चुअल में इस कॉर्नर के रिस्पेक्ट में इस प्रिमिटिव सेल के अंदर है। इस चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्लियर हो गया सब लोगों को? और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई पूछे कि इस यूनिट सेल में, अगर ये यूनिट सेल सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में कितने एटम है, तो एक कॉर्नर पे एक एटम है, लेकिन उस एक एटम का 1/8 पार्ट ही है। टोटल 8 कॉर्नर बनते हैं, तो यहां पर 8 इंटू 1/8, ठीक है, 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1 एटम। तो सिर्फ एक ही एटम है जो इसके अंदर है एक्चुअल में, ठीक है, यानी कि 1/4, यहां ध्यान से देखो, 1/8 पार्ट यहां, 1/8 पार्ट यहां, 1/8 पार्ट यहां, ऐसे करके 8 हैं, तो टोटल एक ही एटम हुआ ना ओवरऑल। तो इसको बोलते हैं सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबको क्लियर हो गया? अब सिंपल के बाद आगे चलते हैं। देखिए सिंपल के बाद क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले आता है फेस सेंटर्ड। तो नाम से ही जैसे आइडिया लग जाएगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फेस सेंटर्ड यूनिट में सेल में क्या होता है, यहां पर जो आपके कंस्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं बेसिकली वो कहां होते हैं, वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, वो ये जो क्यूब है उनके फेसेस में भी होते हैं, फेसेस के सेंटर पे होते हैं। जरा मैं उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। तो ध्यान से उसको देखो, मैं पहले एक क्यूबिक यूनिट सेल ले लूं, ध्यान से इसको देखो, ये मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल ले लिया। अब यहां पर अगर इसको आप फेस सेंटर्ड बनाना चाहते हैं, तो इनके कॉर्नर पे तो होंगे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे तो है ही। ये जो फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये वाला फेस ले लो, उसके बीचों बीच ठीक सेंटर पे भी होंगे। अब टोटल फेस कितने होते हैं, देखो कॉर्नर तो होते हैं जी 8, फेस होते हैं टोटल 6। आप किसी भी कोई भी घर पे क्यूब पड़ा उसके फेस देख लो, एक फेस नीचे, एक फेस ऊपर, एक फेस इस तरफ, एक फेस मेरी तरफ, एक फेस बोर्ड से बाहर और एक फेस बोर्ड से अंदर, 6 हो गए ना टोटल। अब आप ध्यान से एक सवाल अपने आप से पूछो कि अगर कोई एटम फेस पर है तो बताइए उसका कितना पार्ट यूनिट के अंदर है। खुद से ही सोचो, सिर्फ आधा ही पार्ट होगा ना। एक बॉल इमेजिन करो, जो बॉल आपने फिट करी, जैसे यही फेस ले लो, अगर ये फेस होता तो यहां बॉल इमेजिन करो, तो उस बॉल में आधा बॉल कमरे के अंदर, आधा जो बॉल है बेसिकली उस बॉल के उधर होता दूसरे कमरे में, तो सिर्फ 1/2 पार्ट ये बेसिकली जो कि यूनिट सेल के अंदर होगा, फेस के अंदर। खुद से इमेजिन करके देखो, बहुत इजी है, ठीक है। मैं आपको यहां पर फोटो भी साइड में दिखा दूंगा, इसकी प्रिमिटिव की भी और फेस की भी, ध्यान से उसको देखते रहो, जब टॉपिक चलता रहा होगा आपको फोटो भी दिखेगा। तो खुद से इमेजिन करो कि ये जो एटम है उसमें सिर्फ आधा ही होगा जो एटम बेसिकली यहां पर यूनिट सेल के अंदर होगा, आधा एटम तो बाहर होगा। तो देखिए कॉर्नर पे हम समझ चुके हैं कि यहां पर 180 होता है, लेकिन फेस में कितना होता है, सिर्फ हाफ। तो यहां पर कितना हो गया, देखिए 1/8 इंटू 8 दैट इज 1 और 6 इंटू हाफ दैट इज 3, तो टोटल कितना हो गया 4। तो कोई पूछा अगर आपसे कि फेस सेंटर्ड में कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं। एक तो हो गया कॉर्नर के रिस्पेक्ट में और 3 हो गया फेस के रिस्पेक्ट में। सबको समझ में आ गया? इट इज वेरी सिंपल और ये चीज आपको बहुत ज्यादा काम देगी। फेस के बाद चलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर पर, बहुत आसान है, ध्यान से उसको देखो। बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कैसी होती है, ध्यान से देखो। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल उसको बोलते हैं जहां पर आपके जो कंस्टिट्यूएंट एटम होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही हैं, साथ ही साथ बॉडी के अंदर भी होता है एक, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बॉडी के अंदर बॉक्स के अंदर रखा हुआ होगा। तो ध्यान से उसको देखो, मैं उसको डायग्रामेटिकली यहां पर बता देता हूं। सपोज कि ये हमने क्यूब ले लिया यहां पे, ये देखिए ये क्यूब दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब फाइनली यहां पर अगर इसको बॉडी सेंटर्ड बनाना चाहते हो तो कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर पे तो है ही। टोटल कॉर्नर कितने हो गए 8,
ध्यान से देखो, कॉर्नर पे तो है ही, आप एक बॉल लो, इस बॉक्स के अंदर डाल दो तो बिल्कुल बॉडी के अंदर भी होंगे, इसको बॉडी सेंटर्ड कहते हैं, मतलब बिल्कुल बीचों बीच। तो मैं बड़ा सा बना देता हूं, ध्यान से इसको देखो, बिल्कुल बॉडी के अंदर, तो ये पूरा ही अंदर होगा। तो आप खुद से सोचो, कॉर्नर पे तो देखो टोटल कॉर्नर होते हैं 8, यस और नो, और कॉर्नर के रिस्पेक्ट में सिर्फ 1/8 पार्ट ही होता है एटम का, तो टोटल कितने हो गए कॉर्नर के रिस्पेक्ट में? तो 1, और एक पूरा बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के रिस्पेक्ट में एटम कितने हो गए? 1, तो 1 और 1 कितना होता है? 2। तो पर यूनिट सेल एटम देखिए, सिंपल वाले में 1, फेस सेंटर्ड में 4, बॉडी सेंटर में 2, दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही बचा, कौन सा? वो भी मैं यही बता देता हूं, एंड सेंटर। अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। सो एंड सेंटर यूनिट सेल देखिए, एंड सेंटर यूनिट सेल अगर आप लोगों को बनानी है तो आपके कंस्टिट्यूएंट एटम किधर होंगे? कॉर्नर पे तो होंगे ही, ये तो नेसेसरी है। कॉर्नर के अलावा कहां होंगे? एंड, कोई भी 2 एंड पकड़ लो किसी भी यूनिट सेल के, आपको बताता हूं, ठीक है, कोई भी 2 एंड पकड़ लो, वहां पर होंगे। जरा चेक करो, मैं यहां पर अलग से डायग्राम बना देता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करो। मैं इस तरफ डायग्राम बना देता हूं, ये देखिए फटाफट से। तो यहां पर हमने एक क्यूब बनाया, देखिए ध्यान से इसको देख लीजिएगा, यहां पर हमने एक क्यूब बना दिया। अब उसके कॉर्नर पकड़ लो सबसे पहले तो ये कॉर्नर पे तो होंगे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए। अब कोई 2 एंड पकड़ लो, मतलब समझिए हमने कॉर्नर पे तो लगा ही दिए हैं, ये देखो कॉर्नर पे तो हमने लगा दिए। अब आप कोई भी एक फेस, यहां पर कोई भी एक फेस ऊपर वाला और एक फेस नीचे वाला, मतलब एंड पकड़ लिया इसका, ये फेस और ये फेस, यहां पे एटम अटैच कर दो। कोई भी 2 फेसेस, अपोजिट 2 फेस कोई भी पकड़ लो। तो ध्यान से देखो, मैं कौन से वाले ले रहा हूं, यहां पे एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ऊपर वाले में एक एटम लगा दिया, नीचे वाले में एक एटम लगा दिया, बस ये एंड सेंटर बन गया। क्लियर हो गया? मतलब फेस सेंटर में तो हर फेस में होता है, लेकिन एंड सेंटर में कहां होता है? कोई भी 2 फेस पकड़ लो अपोजिट वाले, ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई भी, लेकिन 2 ही, वहां पर आप एटम को लगा दो, वो आपके लिए एंड सेंटर होगा। अब जरा ध्यान से इसको चेक करो, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में टोटल कॉर्नर होते हैं 8 और 1/8 पार्ट होता है, तो यहां पर हो गया 1। और अगर एंड सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें, आप देखिए आपने कितने एंड सेंटर लगाए हैं, 2 फेसेस को चूज किया, सबको समझ में आ गया? वहां पर तो टोटल 6 थे फेस सेंटर में, यहां पर सिर्फ 2 ही फेसेस आपने चूज किए, और एक फेस में होता है हाफ। सो फाइनली अगर एंड के रिस्पेक्ट में देखें तो देखो यहां पर 2 एंड हमने लिए हैं, और एक अगर फेस को देखें, अगर यहां पर आपने एटम लगाया तो आधा एटम अंदर होगा, आधा एटम बाहर, तो यहां कितना आएगा? 2 इंटू हाफ, दैट इज 1। सही है? सो फाइनली 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो देखिए ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। सिंपल के अंदर हमारे यहां पर जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं, और अगर यूनिट सेल में एटम देखना चाहते हो कि एटम पर यूनिट सेल कितने हैं, तो बहुत आसान है, दैट इज ओनली 1। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड, तो फेस सेंटर्ड में होते हैं टोटल 4। कैसे होते हैं? क्योंकि कॉर्नर पे होते हैं, टोटल कॉर्नर मिला के 1, और सारे फेसेस मिला लें तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। अगर आपको ये मैथमेटिक्स याद है तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। बॉडी सेंटर की बात करें तो आपके एटम होंगे कॉर्नर पे, और साथ में किधर होंगे? बॉडी पे, बॉडी के अंदर 1, तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में तो हो गया 1, और बॉडी के अंदर डाल के रखा है तो 1 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 2। एंड सेंटर की बात करें तो कॉर्नर पे तो होगा ही, तो कॉर्नर के रिस्पेक्ट में तो हो गया 1, जो हम सभी में करते आए हैं। एंड सेंटर के रिस्पेक्ट में देखिए 2 एंड पकड़ने हैं आपको, तो मैंने ऊपर और नीचे वाला ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो, उधर वाला यानी कि दायां और बायां भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, लेफ्ट और राइट भी ले सकते हो। सो आपको कोई भी 2 एंड ले लेने, फेसेस ले लेने, अपोजिट फेसेस, और वहां पर एटम को अटैच कर देना है। तो आपने 2 लिए, और एक फेस पर जब आप एटम लगाते हो तो आधा ही पार्ट होता है, तो यहां कितना हो गया? 1, तो 1 + 1 दैट इज 2। तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। सो फाइनली ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको मैंने आज आपको कवर करवा दिया है। तो ये सब चीजें हमने लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में सीखी थी, उसी को इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। यानी कि हमने ये देखा था कि अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू, ध्यान से समझिएगा, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, इन यूनिट सेल, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, हमने 4 तरह का यूनिट सेल देखा था। सबको समझ में आ गया? उसको 2 तरह से कैटेगराइज किया था, और फाइनली 4 तरह से हो गया था। कौन कौन सा था? याद करिए। सबसे पहला था सिंपल, ठीक है, याद रख लीजिएगा, सिंपल यूनिट सेल,
ध्यान से उसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो एटम का अरेंजमेंट होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ एटम अरेंजमेंट। सो फाइनली यहाँ तो मैं लिखूंगा यूनिट सेल, ठीक है। ध्यान से उसको देखिएगा, टेबल बना लेते हैं। और यहां पर लिखूंगा एटम अरेंजमेंट, ठीक है। सो एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यहां लिखेंगे एटम पर यूनिट सेल। ध्यान से देखिएगा, एटम पर यूनिट सेल। और एक्चुअल में गाइस इसको हम लोग रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। सबको क्लियर हो गया? सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रैंक ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है? सो ये हमें चीजें निकालनी है, तो चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से देखिए, दोबारा बोल देता हूं। सबसे पहले तो मैं यूनिट सेल लिखूंगा। सबसे पहली यूनिट सेल कौन सी है? सिंपल यूनिट सेल। उसमें एटम की अरेंजमेंट किधर किधर होती है वो लिखेंगे। और एक यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं वो मैं यहां लिखूंगा, जिसको हम लोग रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहते हैं। सबको समझ में आ गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं व्हाट इज द रैंक ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल, व्हाट इज द रैंक ऑफ सिंपल यूनिट सेल, एक ही बात है। सो वो मैं यहां लिखूंगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ध्यान से इसको देखिए और इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये टेबल बहुत ही ज्यादा काम देगी आपको। चलिए, सबसे पहले तो सिंपल यूनिट सेल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। यहां पर एटम की अरेंजमेंट कहां कहां होती है? ओनली एट कॉर्नर, ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होती है, ये हमें पता है। और अब आप देखिए यहां पर टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8। और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। टोटल कॉर्नर होते हैं 8, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। और ओनली 8 कॉर्नर है, तो रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? दैट इज ओनली 1। क्लियर हो गया सब लोगों को? रैंक ऑफ यूनिट सेल हो गया 1। इस टेबल को कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रिमिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, प्रिमिटिव के बाद आगे चलते हैं। प्रिमिटिव के बाद कौन सी देखी थी? सेंटर्ड वाले थे 3। सबसे पहले फेस सेंटर्ड ले लेते हैं। चलिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर आपके एटम किधर किधर होते हैं? सबसे पहले तो कहां होते हैं? कॉर्नर्स पे, ठीक है। कॉर्नर्स टोटल कितने होते हैं? 8। उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, ठीक है। उसके अलावा कहां होते हैं? 6 के 6 फेसेस पे, तो यहां पे लिख देता हूं फेसेस। टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2। तो टोटल करोगे यहां कितना है? 1 कंट्रीब्यूशन, यहां कितना है? 3। तो टोटल कितना हो गया? रैंक 4। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से उसको देखिए। सो फाइनली यहां पर यूनिट के अंदर कितने एटम है, जिसको हम लोग रैंक ऑफ यूनिट सेल कहते हैं। तो यहां पर फेस सेंटर में कितने हो गए? 4। कैसे आए? मैंने इस तरफ लिख दिए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद फेस सेंटर्ड के बाद किसका नंबर था? तीसरे नंबर को ले लेते हैं, बॉडी सेंटर्ड। क्या था? बॉडी सेंटर्ड। चलिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर लेते हैं। सो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहां कहां होते हैं? एक तो कॉर्नर पे होते हैं। कॉर्नर टोटल कितने होते हैं? 8। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, दैट इज 1। क्लियर हो गया? इसके साथ साथ एक बॉडी के अंदर होता है, इन बॉडी, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं इन बॉडी। सो इन बॉडी 1 और कंट्रीब्यूशन 1, दैट इज 1। टोटल कितना हो गया? 2। तो इसका रैंक ऑफ यूनिट सेल कितना हो गया? 2। ये हम पढ़े हैं, सबको समझ में आ गया? तो मैं आपसे चाहता हूं कि इसको एक एक करके क्या करो, अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन, इसको लिख लो फटाफट से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि इसमें एक और चीज मैं ऐड करने वाला हूं, सो इट इज न्यू। नेक्स्ट क्या हमारे पास? तीसरे के बाद अब चलते हैं चौथे पे। ध्यान से उसको देखिएगा। नाउ लुक एट इट। फोर्थ पर चलते हैं, ठीक है। और वो कौन सा है? एंड सेंटर। तो मैं यहां लिखता हूं तीसरे के बाद जो चौथा है, दैट इज एंड सेंटर, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो एंड सेंटर यूनिट सेल में कहां कहां होते हैं? एक तो कॉर्नर पे, सबको समझ में आया? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, टोटल कॉर्नर होते हैं 8, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो टोटल कितना हो गया? 1। उसके अलावा कहां होते हैं? एनी ऑफ 2 फेसेस, एनी ऑफ अपोजिट 2 फेसेस, अपोजिट 2 फेसेस। आया सबको समझ में?
और अगर इसके अकॉर्डिंग काउंट करें तो 2 अपोजिट फेसेस आपने लिए तो हो गया 2। कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो टोटल कितना हो गया 1। तो यहां पर कितना आया रैंक 2। ये हम पढ़ चुके हैं, सबको समझ में आ गया। अब ना इसके अलावा एक एक्स्ट्रा स्पेशल यूनिट सेल और होता है जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वो मैं यहीं ऐड करवा रहा हूं, ठीक है, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। देखिए सिंपल वाले का कंट्रीब्यूशन मैंने यहां पर अरेंजमेंट बता दिया और कंट्रीब्यूशन बता दिया, ठीक है। सो फाइनली यहां पर रैंक जो होती है यूनिट सेल की कितनी होती है 1 फॉर प्रिमिटिव और सिंपल। फेस सेंटर्ड के लिए रैंक कितना होता है 4। एटम कहां होते हैं वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके अलावा बॉडी सेंटर के अंदर रैंक कितना होता है 2, और एटम कहां होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, यहां लिखे हैं। इसके अलावा एंड सेंटर के अंदर एटम किधर होते हैं और रैंक क्या होती है मैंने यहां लिख दिए। इसके अलावा एक और स्पेशल आपके पास यूनिट सेल है, 5th में कह देता हूं उसको हेक्सागोनल, ठीक है। सो हेक्सागोनल, तो एक्चुअल में हम लोगों को हेक्सागोनल के बारे में पढ़ना है। क्लियर हो गया। हेक्सागोनल में मैं आपको पहले तो क्लियर करता हूं कि एटम कहां कहां होते हैं। सबसे पहले तो हेक्सागोनल में एटम होते हैं कॉर्नर पे, ठीक है। अभी कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, आप मत लगाइएगा क्योंकि मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको खुद से लिख लेना है ये, ठीक है। सो ध्यान से इसको देखिएगा, तो कॉर्नर पे होते हैं, दूसरे बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब बॉडी के अंदर कितने होते हैं वो मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा, उसके बाद आपको ये फिल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि मैं तो इसको रब करूंगा, आपके पास कॉपी के अंदर लिखे हुए तो इसको फिल कर लेना है। कॉर्नर हो गया, बॉडी हो गया, और उसके अलावा फेस, तो फेसेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है वो भी चेक करना हम लोगों को। सबको समझ में आ गया। सो ओवरऑल सबको टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद मैं उसको उस तरफ लिखूंगा, और वो भी आप लोगों को लिख लें कि यहां पर रैंक ऑफ यूनिट हेक्सागोनल यूनिट सेल का रैंक कितना होता है वो भी आपको वहां पे लिखना है। तो जब मैं इसको बना के दिखाऊंगा स्ट्रक्चर को तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, और जैसे ही मैं आप समझाऊंगा तो आपको ये जो यहां पर क्वेश्चन मार्क लिखे हैं उनको आपको क्या कर लेना है, फिल कर लेना है। सबको समझ में आ गया। तो चलिए अब हम समझेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में, जो कि एक स्पेशल यूनिट सेल है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया आता है। तो फटाफट इसको लिख लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सो चलिए फटाफट से ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम हेक्सागोनल यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, वो स्पेशल है और उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हेक्सागोनल यूनिट सेल, तो लिखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल, मैं यहां लिख देता हूं। सो हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, ये काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो देखिए हेक्सागोनल यूनिट सेल का सेंस क्या है, ठीक है। हेक्सागोनल यूनिट सेल बनती है कुछ ऐसे, ध्यान से उसको देखिएगा, और इनको हम लोग अभी लिखेंगे भी, ध्यान से उसको देखिए। हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसे बनती है, सबसे पहले तो ये इस तरह से हमने बनाया, ध्यान से उसको देखिएगा, ये देखिए, ठीक है। ये मैंने एक बना दिया ऊपर, ठीक है। हेक्सागोनल बनाना है आपको ऊपर, और एक ऐसा, क्योंकि ऐसा बॉक्स बनाना है हम लोगों को तो एक ऐसा नीचे भी चाहिए। सो फाइनली ये देखिए एक ऐसा नीचे बना दिया मैंने, ये लीजिए, ठीक है। अब बस इनको क्या करिए, आप जोड़ दीजिए। ये मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया है, इसको इसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है, और फाइनली इसको इसके साथ जोड़ दिया है, आगे से जोड़ देते हैं इनको, ठीक है, और फाइनली वो पीछे से भी जुड़े हुए हैं, वो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इस तरह से आया समझ में, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल कहलाता है। तो हमारे पास ये हेक्सागोनल यूनिट सेल है। अब सवाल ये कि यहां पे एटम की अरेंजमेंट कैसे होती है, तो मैंने आपसे कहा था, याद कीजिए, यहां पर एटम कहां कहां होते हैं, एटम अरेंजमेंट, तो मैं यहां लिखता हूं एटम अरेंजमेंट, एटम अरेंजमेंट। सो देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक तो यहां पर होते हैं कॉर्नर पे, होते हैं ना कॉर्नर पे। सो यहां पर जरा ध्यान से इसको देखिएगा, कॉर्नर पे का सेंस क्या है, ये है हमारे कॉर्नर। तो टोटल कॉर्नर काउंट करो पहले तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ऊपर है, ऑब्वियसली 6 नीचे होंगे, 7 8 9 10 11 12। तो फाइनली और वह टोटल कॉर्नर हो गए जी 12, ये क्लियर हो गया। एक तो टोटल कॉर्नर हो गए 12। अब हर एक कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान से उसको देखो, ये तो हमारे एटम का सेंटर पॉइंट है। अब एटम होगा स्फेरिकल और वो होगा यूं। अब हमें यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एटम पूरा का पूरा तो हेक्सागोनल के अंदर नहीं है। तो सवाल है कि कितना है, सबको समझ में आ गया। तो फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये आधा आपको अंदर दिखाई दे रहा है तो आधा बाहर है,
पर ऐसा है नहीं। हम सबसे पहले तो आधे को खत्म करते हैं यहां से। तो अगर आधे को खत्म करें तो बनेगा आधा, बचेगा आधा। तो देखिए मान लीजिए ये आधा बचा हुआ है, ध्यान से इसको देखिएगा, अपने आप अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ये आधा बच गया। अब उस आधे में क्या किया आपने, जरा देखिए, हेक्सागोनल है, यानी कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 120 डिग्री का। सही है। अब आप खुद से दिमाग लगाइए, यहां पर ये वाला सेंटर पॉइंट है, सबको क्लियर है, ये वाला पॉइंट मैंने यहां ले लिया, और देखिए एक लाइन तो जा रही है बिल्कुल सीधी जा रही है, और एक 90 डिग्री के एंगल, 120 डिग्री के एंगल पर जा रही है कि नहीं जा रही है। सो फाइनली ये हो गया 120, 120 डिग्री। अब आप सोचिए कि ऐसे कितने हो सकते हैं 120 डिग्री पे, टोटल कितना होता है, ये 360 डिग्री का, जिसमें से ये 120 डिग्री का हो गया, तो 120, 12, 24, 12, 36, मतलब ऐसा 3 यूनिट इस आधे में आ सकता है। खुद से दिमाग लगाइए, 120 डिग्री अगर ये एंगल है तो ये 120 डिग्री के जैसे कितने आ सकते हैं, ये ओवरऑल पूरा राउंड है ना, राउंड एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, तो 120 फिर 120 फिर 120, 3 आएंगे ना टोटल, यानी कि हाफ का 1/3 पार्ट आ रहा है, तो फुल का कितना हो गया 1/6, हाफ का 1/3 पार्ट ये यूनिट सेल कैरी कर रहा है। ये देखो यही हेक्सागोनल यूनिट सेल है, ध्यान से इसको देखो, आया समझ में। हाफ का ये आधे स्फेयर का 1/3 पार्ट ऐड कर रहा है, तो पूरे स्फेयर का कितना हो गया 1/6, सिंपल सी बात है। तो 12 इंटू कितना हुआ 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझें और खुद से दिमाग लगा के देखें, विजुअलाइज करके देखें, ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। सो देखिए ये सिर्फ इसका 1/3 पार्ट ही यहां पर ये कवर कर रहा है, सिर्फ 1/3 पार्ट। मैं यहां पर इसको डैश कर देता हूं, देखिए ठीक है। ऐसे 3 यूनिट आधे में आ सकते हैं, तो फिर पूरे में 6 यूनिट आएंगे, तो टोटल कितना हो गया 1/6। सबको समझ में आ गया। सो 12 इंटू 1/6 कितना हो गया टोटल, दैट इज 2। सबको समझ में आ गया। सो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन तो 2 एटम का है, उसके अलावा किधर होते हैं, कॉर्नर के बाद मैंने आपको कहा था, कॉर्नर के बाद ये होते हैं बॉडी के अंदर, इन बॉडी। सो बॉडी के अंदर देखिए 3 होते हैं। इस बॉक्स के अंदर आपको 3 बॉल्स डाल देनी है। किस तरह से, वो इस तरह से अरेंज होते हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। ये बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट है, बहुत ही स्पेशल है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। आप ना टोटल कितनी बॉल्स ले लीजिए, 6, 6, 12, 15 बॉल्स ले लीजिए, आपको अपने आप अंदाजा हो जाएगा। 6 बॉल ऊपर, 6 बॉल नीचे और 3 बॉल उन 6 बॉल के बीच में। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 15 बॉल्स ले लीजिए, 6 बॉल ऊपर, 6 बॉल नीचे, सैंडविच के जैसे 3 बॉल उनके बीच में डाल दीजिए। एक्चुअल में वही हेक्सागोनल होएगा। तो टोटल बॉडी का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 3 इंटू 1। सबको समझ में आ गया। तो यहां पर कितना हुआ 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपसे कहा था तीसरा फेस में भी होता है। सो फाइनली फेस, कोई भी आपको 2 अपोजिट फेसेस लेने हैं, तो 2 अपोजिट फेसेस ले लो। जैसे कि यहां पर ये एक ऊपर और एक होता है नीचे। अब आप खुद से सोचिए, क्योंकि आपने 2 लिए हैं और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होएगा हाफ। ये तो मैं पहले ही बता चुका है, ध्यान से इसको देखिए, एक ऊपर एक नीचे। सबको समझ में आ रहा है। सो फाइनली एक का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 1। देखिए यहां पर, तो टोटल आप कर लीजिए 2, 3, 5 और 1 कितना हो गया 6। सो फाइनली यहां पर रैंक ऑफ हेक्सागोनल, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का रैंक कितना बनेगा, और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है रैंक ऑफ हेक्सागोनल, रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल, रैंक ऑफ हेक्सागोनल यूनिट सेल वो कितना बनेगा 6। ये नंबर आपको ध्यान रखना है। और एक काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यहां पर इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दिया है और साथ में ये भी बताया कि इसको याद कैसे रखें, तो मैंने यहां पर उसको लिख भी दिया है। आप खुद से दिमाग लगा के देखो, मैंने यहां पर डायग्रामेट्रिकली आपको अच्छे से समझाया। मैं आपको हेक्सागोनल का जो यूनिट सेल होता है साइड में दिखा भी देता हूं, उसको ध्यान से आप देख लीजिए। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन साइड में, और मैंने यहां पर आपको समझा भी दिया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उस टेबल को कंप्लीट कर लेना। कंट्रीब्यूशन किधर किधर होता है, कॉर्नर पे 2 कैसे होता है मैंने आपको बता दिया, बॉडी में 3, फेस में 1 और टोटल रैंक कितना होता है 6। ये आप लोग ध्यान रखना। और वैसे भी याद रह जाएगा, हेक्सागोनल है तो 6 होएगा। हेक्सा का मतलब क्या होता है 6। सो फाइनली ऐसे भी आप इसको शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से याद भी रख सकते हो। ठीक है, सो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं। अभी हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यूनिट सेल टोटल 5 तरह की थी अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट। अभी हम देखेंगे यूनिट सेल कितने तरह की होती है अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेल पैरामीटर होता क्या है। तो मैं इस तरफ लिख रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सेल पैरामीटर के हिसाब से यूनिट सेल कितने तरह का होता है। और ये बहुत आसान है, ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। सबसे पहले आप लिखिए, मैं इस तरफ लिख रहा हूं सेल पैरामीटर्स। सो ध्यान से इसको देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं
सेल पैरामीटर्स, सेल पैरामीटर्स, ठीक है। पहले हालांकि मैं आपको बता चुका हूं, देखिए सेल पैरामीटर्स, पहले मैं यहां पर एक सेल बना देता हूं। देखिए यहां पर एक सेल बना रहा हूं, नाउ लुक एट इट, ये एक यूनिट सेल बनाता हूं, यूनिट सेल पैरामीटर भी कह सकते हो उसको आप। सो फाइनली एक यूनिट सेल बनाया मैंने, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो अब इस यूनिट सेल में क्या करता हूं, मैं आपको एक्सिस दिखाता हूं। ये देखिए, सपोज करते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हम मान लेते हैं जेड एक्सिस। ये तो दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ठीक है। तो हमें एक्सिस के अकॉर्डिंग देखना है, तो ध्यान से इसको देखिए। मैं आपसे कहता हूं, आप ये जो आपकी तरफ लाइन आ रहा है जेड एक्सिस पे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है बेसिकली उसको ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, लेंथ ए। इसको यूनिट सेल पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है। जो इंटरसेप्शन हो रहा है, सपोज कर लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। आप कैसे भी सपोज कर सकते हैं, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो देखिए आपकी तरफ जो आ रहा है उसको ए मान लो, ध्यान से उसको देखिएगा। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है जिसपे आपका वो यूनिट सेल है उसको ए मान लिया। क्लियर है सब लोगों को। और उसके सामने वाले एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, अल्फा। याद रखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंगल हो गया हमारे लिए अल्फा। क्लियर हो गया। सो ये डिस्टेंस है ए, और उसके जस्ट सामने जो एक्सिस है जेड एक्सिस की तरफ ए, और एक्स और वाई के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है। क्लियर हो गया। और उसके अलावा देखिए यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बी मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, बी। ध्यान से इसको देखिएगा, ये हो गया हमारे पास बी। क्लियर हो गया। सो ये ए है, तो ये कितना हो गया, बी। और उसके जस्ट सामने वाले एंगल को हम लोग बोल देते हैं बीटा। याद करना आसान हो गया, ठीक है। और फिर उसकी हाइट चेक कर लो, यहां से लेके यहां तक के जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं सी। ध्यान से इसको देखो, दैट इज सी। क्लियर हो गया। और फाइनली इसके सामने वाला एंगल देखो, इसके सामने वाला एंगल अल्फा, इसके सामने वाला एंगल बीटा, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा बचा, ये वाला एंगल बचा। और फाइनली इसको बोल देते हैं गामा। क्लियर हो गया। तो अगर पिक्चर थोड़ा सा साफ बनाओ तो मतलब ये निकलता है। ये देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए, मैं इसको इधर बना देता हूं। तो मैंने इसको बोला यहां से लेके यहां तक को ए। क्लियर है सब लोगों को, ये ए हो गया। सो यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसको मैंने बोला सपोज बी। दिखाई दे रहा है सब लोगों को। और इसकी हाइट मैंने कही है आपसे, ये हो गया आपके पास सी। क्लियर है। अब एंगल की बात कर लेते हैं। ए के सामने एंगल कौन सा होगा, अल्फा। बी के सामने एंगल कौन सा होगा, बीटा। और सी के सामने एंगल कौन सा होएगा, गामा। ये साफ पिक्चर आपके लिए क्लियर कट बता देता हूं कि ये ऐसा कुछ है। ऊपर से नीचे मैंने यहां पर बना भी दिया है। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो इनको हम लोग यूनिट सेल के पैरामीटर बोलते हैं। सबको क्लियर है। यूनिट सेल के पैरामीटर मतलब अल्फा बीटा गामा, इनको एक्सियल एंगल कहते हैं। मैं नीचे लिख देता हूं, अल्फा बीटा गामा, इनको हम लोग एक्सियल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सियल एंगल्स, ठीक है। और ए बी सी इंटरसेप्शंस कहते हैं। क्लियर हो गया। या एक्सियल लेंथ भी कहते हैं, एक्सियल लेंथ। देखिए जी ये है। अब ध्यान से देखो, ऑब्वियसली यूनिट सेल जो है 3D होती है, 3 डायमेंशन में उनकी जो लेंथ है उनको एक्सियल लेंथ, और उनके जो एंगल होते हैं उनको एक्सियल एंगल कहते हैं। तो अगर हम लोग सेल पैरामीटर के हिसाब से देखें तो अभी तक 7 तरह की हमको यूनिट मिली है। कितने तरह की, 7 तरह की। वो यूनिट का नाम मैं इधर लिखूंगा सबसे पहले, तो क्लियर होता है। और उसके बाद मैं आपको यूनिट के पैरामीटर बताऊंगा। ध्यान से इसको देखिएगा। तो 7 टाइप की यूनिट होती है। यूनिट देखिए, तो यहां पर 7 टाइप्स ऑफ, मैं लिख देता हूं, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर फाउंड। यूनिट सेल्स आर फाउंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू किसकी वजह से, सेल पैरामीटर। अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर। अगर सेल के पैरामीटर को वेरी करते जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है एबीसी कैसे भी हो सकती है, अल्फा बीटा गामा भी कैसा भी हो सकता है। तो 7 तरह का यूनिट सेल अभी तक फाउंड हुआ है। अब मैं उसको सीक्वेंस में लिखता हूं और आपको वैसे ही याद रखना है, क्योंकि इनके सेल पैरामीटर भी मैं उसके हिसाब से लिखूंगा। तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला, ध्यान से देखो, सबसे पहला है क्यूबिक यूनिट सिस्टम, ठीक है। क्यूबिक के बारे में पहले पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं वापस लिखूंगा। ध्यान से देखो, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। पहला हो गया क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक के बाद चलते हैं आगे। क्यूबिक के बाद है टेट्रागोनल। कौन सा वाला है, टेट्रागोनल। क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल के बाद तीसरे नंबर पर है ऑर्थोरोम्बिक। तो आप इसको ध्यान से लिखिएगा, ऑर्थोरोम्बिक तीसरा हो गया। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ है मोनोक्लिनिक। कौन सा, मोनोक्लिनिक।
ठीक है, चौथा हो गया। उसके बाद ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक इन पैरामीटर को वेरी करते जाएं तो 5 लिख दिए मैंने। उसके बाद 6 नंबर पर हेक्सागोनल, हेक्सागोनल अभी आप देख के आए हो, हेक्सागोनल, ठीक है, इनमें से 2 पढ़ा चुका हूं, क्यूबिक और हेक्सागोनल दिखा चुका हूं आपको, बाकी मैं आप लोगों को अभी बताता हूं। और लास्ट में देखिए, लास्ट में है रोम्बोहेड्रल। कौन सा? रोम्बोहेड्रल। ये अब आपको याद करने इसी सीक्वेंस में। मैं इनके पैरामीटर आपको बताता हूं, दोबारा बोल देता हूं। क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 तरह के टोटल हमारे पास क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर यूनिट सेल होते हैं। अब मैं इनके क्या करता हूं, यहां पर आपको सेल पैरामीटर बताता हूं, किस किस तरह से इनके सेल पैरामीटर होते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां पर सेल पैरामीटर लिखूंगा, ध्यान से इसको देखिए। हालांकि ये सेल पैरामीटर, हालांकि क्यूबिक के मैंने आपको पहले बताए भी थे, मैं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर ही तो हमने क्या किया था, रैंक ऑफ यूनिट सेल निकाली थी, याद होगा आप लोगों को। और मैंने आपको क्यूबिक बताया भी था, लेकिन फिर से बताता हूं। क्यूब कैसा होता है, जहां पर सेल पैरामीटर में देखिए A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C होता है, ये तो हम जानते हैं। और साथ ही साथ अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। और इस लाइन को मैं थोड़ा सा यहां से हटा के उस तरफ कर देता हूं, ताकि हम इसको आसानी से लिख सकें। तो चलिए, सो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, ये कितने होते थे, 90 डिग्री। मैंने आपको कल दिखाया भी था, एक क्यूब दिखाया था ना, क्यूब में ABC बराबर होते थे और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री एंगल का होता था, याद होगा। सो बस यही उनके सेल पैरामीटर होते हैं। तो ध्यान से इसको देखो, क्यूबिक वाला तो आपको पहले मैंने दिखाया, और उसके पैरामीटर होते हैं ये। तो फिर आप टेट्रागोनल में क्या करेंगे, तो इसका ना एक सिस्टमेटिकल सेटअप है, तो ध्यान से उसको देखिएगा, ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा। तो मैं यहां लाइंस खींच देता हूं, जिससे आपको बिल्कुल कट टू कट क्लियर हो जाए कि होता क्या है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब ध्यान से उसको देखिए, ये हो गया A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब इसको मैंने ना एक पैटर्न बना दिया है, ध्यान से उसको देखिए। सबसे पहले हम लोग लेंथ को वेरी करेंगे, उसके बाद हम लोग किसको वेरी करेंगे, एंगल को। तो एंगल अभी तो सेम ही होगा, लेंथ वेरी करते हैं। सबसे पहले देखो मतलब क्या है, देखिए यहां पर A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C था, अब A इक्वल्स टू B तो होगा, लेकिन इक्वल टू C नहीं होगा, मतलब C AB के इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया? पर A और B दोनों इक्वल हैं। अभी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, इसको वेरी नहीं किया है, और ये अभी भी कितने हैं, 90 डिग्री। सबको समझ में आ गया? ये अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा दिखाई दे रहा है, ये अभी भी 90 डिग्री है, मतलब ये पैरामीटर तो सेम ही चल रहा है। वेरी किसको कर रहे हैं, इसको। मैंने अगर C को A और B के अनइक्वल कर दिया, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, टेट्रागोनल। सबको समझ में आ गया? मतलब ये है कि अगर A और B तो बराबर है, लेकिन C आप वेरी कर दो, अल्फा बीटा गामा को 90 रखो, वो टेट्रागोनल बन जाएगा। सबको क्लियर हो गया? चलो अभी इसको और वेरी कर लेते हैं। मतलब यहां पर A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। एक तो ये लिख दिया, देखो पहले एक ही अनइक्वल था, अब तो वो तीनों ही अनइक्वल हैं। दो तो कम से कम इक्वल थे पहले, अब तीनों ही अनइक्वल हैं, लेकिन अभी भी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट है तो उसको ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, इट्स एक सीक्वेंस है और एक पैटर्न है। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली ये तो वेरी हो गए, इससे ज्यादा क्या करोगे आप। अब इसको एज इट इज रखेंगे, अब इसको वेरी करेंगे। ध्यान से इसको देखो। सो फाइनली अगर आपके पास A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, ये तो हो गया। अब इसको वेरी करो, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा, सबको समझ में आ गया, बट नॉट इज इक्वल्स टू बीटा। अल्फा गामा के बराबर है, और वो किसके बराबर है वो भी मैं लिख देता हूं, वो तो 90 डिग्री है। ये देखिए पहले सारे 90 डिग्री थे, अब सिर्फ अल्फा और गामा 90 डिग्री है, लेकिन बीटा यहां पर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। यहां पर अल्फा और गामा 90 डिग्री के हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। सबको समझ में आ गया? अब आते हैं ट्राई क्लिनिक के ऊपर। यहां तो सी नहीं सबसे स्पेशल है, A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, सब नॉट इक्वल है। और यहां पर अल्फा, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बहुत स्पेशल हो गया। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल अगर कोई यूनिट सेल होती है तो वो ट्राई क्लिनिक होती है, उसमें कुछ फिक्स नहीं होता। ये फाइनली तीनों की तीनों अलग होते हैं, ये एंगल भी तीनों के तीनों 90 डिग्री के बराबर होते नहीं, सब अलग होते हैं। क्लियर हो गया? सो ये ट्राई क्लिनिक सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल यूनिट सेल होती है, ट्राई क्लिनिक। क्लियर हो गया? अब देखो हेक्सागोनल, तो अभी आप पढ़े ही हो, हेक्सागोनल में क्या होता है, A इक्वल्स टू B होता है बट नॉट इक्वल्स टू C होता है। अभी आप पढ़े हो, A और B तो बराबर होती है उसकी, लेकिन जो हाइट होती है ना वो A और B यानी कि लेंथ और विड्थ के बराबर नहीं होती है।
और उसके अलावा जो आपके पास एंगल होते हैं, देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये तो 90 डिग्री का होता है, लेकिन जो गामा होता है वो 120 डिग्री का होता है, ये हम पढ़े हैं अभी। क्लियर हो गया। और ये रोम्बोहेड्रल भी स्पेशल है क्योंकि यहां पर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, सब पैरामीटर बराबर हैं, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। बस ये अगर टेबल आपको याद रह गई तो आपसे क्वेश्चन इस पे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ये पैरामीटर को आप वहां पर पैरामीटर बताएं, इनको वेरी करते जाओ और फाइनली आपके पास 7 तरह के सिस्टम बनेंगे। ठीक है, वो मैंने आपको यहां पर लिखवा दिए और याद करने का तरीका भी बता दिया है। आप इनसे क्या करें, शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हो। ये देखिए CTOMTHR, इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो, CTOMTHR। सो आप इसका खुद से कोई शॉर्ट ट्रिक बना लो। सो फाइनली गाइस, हमने ये देख लिया कि ये 7 तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर, और हमने ये भी देखा था कि जब हम एटम अरेंज करते हैं तो वो टोटल 5 तरह के दिखाए थे मैंने आपको, लेकिन हेक्सागोनल तो इसी में आ गया, तो उसको 2 बार काउंट नहीं करेंगे, तो वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, उसके बाद फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर एंड बॉडी सेंटर, ये आपने पढ़े थे। तो 4 तरह के तो होते हैं एटम अरेंजमेंट के हिसाब से, और 7 तरह के होते हैं यहां पर सेल पैरामीटर के हिसाब से। हेक्सागोनल दोनों में कॉमन था तो हमने इसमें काउंट कर लिया, तो उसमें काउंट नहीं करेंगे। सबको समझ में आ गया? तो एटम अरेंजमेंट के हिसाब से 4, और यहां पर सेल पैरामीटर के हिसाब से अगर 7 होते हैं, तो आप खुद से सोचिए क्या ये 7 उन 4 तरह के नहीं पॉसिबल हैं? सोचिए जरा, अगर थियोरेटिकली सोचें तो क्यूबिक भी 4 तरह का पॉसिबल है। कैसे? ये हो सकता है सिंपल, ये हो सकता है फेस सेंटर्ड, ये हो सकता है एंड सेंटर, ये हो सकता है बॉडी सेंटर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो थियोरेटिकली हमने सोचा ये भी 4 पॉसिबल है, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4, तो 7 चुके तो 28 टोटल 28 तरह की यूनिट सेल हो गई। दिमाग लगाइए जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि 28 तरह के यूनिट सेल नहीं, इन दोनों को मर्ज कर दें तो 14 तरह के यूनिट सेल होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से उसको सुनिए। अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर एंड अकॉर्डिंग टू एटम अरेंजमेंट टोटल 14 तरह के यूनिट सेल होते हैं, जिनको हम लोग ब्रेविस यूनिट सेल कहते हैं। सबको समझ में आ गया? या ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। तो मैं दोबारा लिख देता हूं, इन दोनों को मर्ज कर दें तो टोटल 14 तरह के यूनिट सेल निकल के आएंगे, या फिर क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। 14 तरह के क्रिस्टल सिस्टम निकल के आएंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर 14, या आप लोगों को ध्यान रखने हैं वो कौन कौन से मैं आपको क्लियर करता हूं अभी। 14 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं जिनको हम लोग ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। दोबारा देखिए, ब्रेविस लैटिस, ये लिख देता हूं, ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। ध्यान से उसको समझिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। दोबारा बोलता हूं, इन दोनों को अगर मर्ज कर दें, इन आइडियाज को, सेल पैरामीटर के हिसाब से 7, ठीक है, और एटम अरेंजमेंट के हिसाब से 4, तो टोटल 14 तरह के क्रिस्टल लैटिसेस पाए गए हैं एक्सपेरिमेंटली। 14 तरह के, इनको हम लोग ब्रेविस लैटिस भी कहते हैं। सबको समझ में आ गया? तो किन में कितने होते हैं मैं यहां लिख देता हूं, जरा ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले क्यूबिक यूनिट सेल में होते हैं 3, ठीक है, टोटल 3 तरह के पाए गए हैं, टोटल 4 नहीं होते हैं इसके अंदर। तो अब 3 तरह के पाए गए हैं एक्सपेरिमेंटली, तो जो एक्सपेरिमेंटली एटम में होते हैं उन्हीं को लिखेंगे ना। थ्योरेटिकली तो 28 निकल के आ रहे हैं, उनको नहीं लिखेंगे। वो 3 कौन कौन से होते हैं मैं यहां लिख देता हूं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है फेस सेंटर्ड, एक होता है बॉडी सेंटर्ड। सिंपल, फेस, बॉडी, सबको क्लियर हो गया? सिंपल, फेस, बॉडी, 3 तरह के होते हैं, सबको क्लियर है? सिंपल, फेस, बॉडी। उसके बाद आते हैं टेट्रा। टेट्रा होता है 2 तरह का। कौन कौन सा? एक होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है बॉडी। सबको क्लियर है? सिंपल एंड बॉडी। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो यहां पर देखिए, क्यूबिक होता है सिंपल, फेस, बॉडी, ये होता है सिंपल बॉडी, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल एंड बॉडी यूनिट सेल, टेट्रागोनल। क्लियर हो गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो रोम्बो, ये ऑर्थोरोम्बिक, ये सबसे ज्यादा होता है, टोटल 4 तरह का। ये 4 तरह का, जो चारों आप जानते हो वो चारों होते हैं। 4 कौन कौन से? एक तो होता है सिंपल, ठीक है, एक होता है फेस, एक होता है बॉडी सेंटर्ड, और एक होता है एंड सेंटर्ड। याद होगा? सबसे ज्यादा ऑर्थोरोम्बिक ही है जो 4 तरह के ब्रेविस लैटिस रखता है, चारों तरह के रखता है। अब आप दिमाग लगाओ, ऑर्थोरोम्बिक सिंपल भी हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक फेस भी हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक बॉडी वाला भी हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक एंड सेंटर भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं नीचे, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, ये 2 तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है सिंपल, ठीक है, दूसरा होता है एंड सेंटर। कौन सा होता है? एंड सेंटर, ठीक है। अब आते हैं उसके बाद ये सारे, देखिए ट्राइक्लिनिक एक ही तरह का होता है और वो होता है सिंपल। कौन सा होता है? सिंपल, खत्म। उसके बाद देखिए हेक्सागोनल, वो तो मैंने आपको बना के दिखाई था, ये मिक्स्ड होता है और मैंने आपको अभी बना के दिखाया था हेक्सागोनल। याद करो हेक्सागोनल स्पेशल तरह का कैसे होता था
क्योंकि वो मिक्स होता था, उसमें कॉर्नर पे भी होते थे, बीच में भी, बॉडी के अंदर भी होते थे और दो एंड में भी होते थे। हेक्सागोनल मैं आपको बना के दिखा चुका हूं और अभी आपने थोड़ी देर पहले इस टॉपिक से पहले ही देखा हेक्सागोनल कैसा होता है, तो मैं मिक्स्ड लिख रहा हूं, सबको समझ में आ गया। और रह गया रोम्बोहेड्रल, और ये सिंपल तरह का होता है, वो भी वन ही होता है, ये भी वन ही होता है, वन 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 होता है लेकिन स्पेशल होता है, ये वन होता है लेकिन कौन सा होता है, सिंपल होता है। तो अगर आप यहां पर टोटल काउंटिंग करो तो कितना है, देखो 3 ये रे, 2 ये रे, 5 5 और 4 9, 2 11 12 13 और 14, तो टोटल 14 तरह के क्या होते हैं, ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। मैं लिख देता हूं, ब्रेविस लैटिसेस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब चीजों को एक बार आप कॉपी के अंदर लिख के ध्यान से देखें, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको समझा दिया, अगर आप बुक में सीधे देखोगे तो आपको कभी मालूम नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है, लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को ध्यान से देख लिया है तो आपको डेफिनेटली मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में ये ऐसा है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक बार इसको देखने के बाद, समझने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि सर हमें ये चीज तो समझ में आ गई है। सो चलिए गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये समझते हैं कि रेडियस ऑफ एटम का सेंस क्या है। ये आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो। इट इज नथिंग बट जो दो एटम, बेसिकली यहां पर क्योंकि सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, तो सॉलिड में क्या होता है, जो दो एटम होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। यस और नो, होते हैं कि नहीं होते? ये दो एटम है जो कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। मेटल एटम है जो कि बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग रेडियस काउंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, इनके सेंटर पॉइंट यानी कि इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना होता है। ये चीज हम पहले सीख चुके हैं। तो मैं मान लेता हूं इनके न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डी कह देते हैं। और अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, इन न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या कर दो, 2 से डिवाइड, तो आपको रेडियस मिल जाएगा। सिंपल सा काम है, सबको समझ में आ गया। और एक्चुअल में हमें यह भी पता है कि जो एटम होते हैं वो यूनिट सेल में, अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में वो अरेंज होते हैं। तो बस उसके हिसाब से हमें क्या करना है, फाइनली यहां पर रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, उनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं, व्हाट अबाउट एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, जिनके बीच में रिलेशन निकालना है, और क्या मतलब होता क्या है जरा देखें। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है, देखो यहां पर हम लोग ज्यादातर कौन सी यूनिट सेल देखेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल देखेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और क्यूबिक यूनिट सेल क्या होती है, जिसके अंदर A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C होता है, और अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। ये तो जानते हो। तो यहां पर वो यूनिट सेल में बना देता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। तो मैंने एक यूनिट सेल बनाया यहां पे, ये देखिए, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग एज लेंथ किसको बोलेंगे वो हमें देखना है। तो देखिए यहां से लेके, देखिए एटम कहां होगा, हम जानते हैं कि अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हुआ तो यहां पर क्या होगा, कॉर्नर पे। तो यहां पर एज लेंथ का मतलब है ये डिस्टेंस, ये इसकी बात करा जा रहा है। इसको हम लोग किससे लिखेंगे, ए से, सबको मालूम पड़ा। सो इसको हम लोग एज लेंथ बोलते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल्स, वो हमें फाइंड आउट करनी है। स्पेशली क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ही कैलकुलेशंस हैं, बाकी किसी भी तरह की यूनिट सेल के लिए कैलकुलेशंस हैं ही नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेना। सो चलिए गाइस, अब हम फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट सेल। सबसे पहले हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिंपल के लिए। तो देखिए, इफ वी हैव अ क्रिस्टल सिस्टम जिसमें क्या है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए जरा ध्यान से उसको देखो। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस्तेमाल हो रहा है तो हम जानते हैं सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। ये देखिए मैं यहां पर क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा हूं, ध्यान से उसको देखिएगा, बहुत सिंपल है। और लिटरली आपको बस ये ध्यान से देखना है कि एक्चुअल में वो ड्राइव कैसे हो रहा है, अपने आप वो याद भी हो जाएगा। ये मैंने एक क्यूबिक सिस्टम बना दिया। अब वो सिंपल कैसे बनेगा, अब ये तो क्यूबिक सिस्टम ही बना है ना, क्यूबिक सिस्टम वाला क्रिस्टल आपने बना दिया, ठीक है, जिसमें यूनिट सेल क्यूबिक होगी। अब उसको सिंपल बनाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एटम अरेंज करने हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे करने हैं। आप जरा सोचिए, ये कॉर्नर पे ही एटम अरेंज होंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यस और नो, पढ़ चुके हैं ना। तो बस आप जरा ध्यान से इसको देखो, अगर एटम कॉर्नर पे अरेंज होंगे तो कोई दो कॉर्नर पास वाले पकड़ लेते हैं, सपोज ये वाले हमने लिए, तो यहां पर एटम कैसे अरेंज होगा, जरा ध्यान से इसको देखो, इसी तरह से होगा ना एटम अरेंज, स्फेरिकल होता है। ये पहला एटम हो गया और उसका सेंटर पॉइंट, और ये हमारा दूसरा एटम हो गया और ये उसका सेंटर पॉइंट। यस और नो, सबको समझ में आ गया। अब फिर से देखिए, हम जानते हैं कि यहां पर चेक कीजिएगा जरा ध्यान से, ये है रेडियस आर किसी एटम का, सबको समझ में आता है।
ये उसी एटम का, देखिए जरा ध्यान से, ये भी क्या होगा, रेडियस r, और ये जो है यूनिट सेल, ये यूनिट सेल का एज लेंथ हो गया a। तो यहां से हमको साफ साफ एक चीज दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, दैट ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल्स टू a, या r इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, a/2। सबको समझ में आ गया। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखिए कितनी आसानी से हमने रिलेशन यहां पर ड्राइव कर लिया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर होगा तो उसके लिए यहां पर रेडियस और एज लेंथ के बीच में, रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा सिंपल वाले में, दैट इज ट्वाइस ऑफ r इज इक्वल टू a। सबको क्लियर हो गया, या r इज इक्वल टू a/2। क्लियर हो गया ना सब लोगों को। सो चलिए उसके बाद सिंपल के बाद हम क्या करेंगे, बाकी जो बची है फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन ड्राइव करेंगे। टिल देन आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम रेडियस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन किसके लिए देखने वाले हैं, फेस सेंटर्ड के लिए। तो ध्यान से इसको देखिए, सपोज हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो मैं यहां लिखता हूं फेस सेंटर्ड, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से उसको देखिएगा, अपने आप अंदाजा हो जाएगा कि निकाला कैसे जा रहा है। तो अगर कुछ और भी आता है तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। सो फाइनली फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, सबसे पहले तो क्यूबिक यूनिट सेल बनाइए। तो देखिए मैं यहां पर एक क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा हूं, ये देखिए, ध्यान से उसको देखिएगा, ठीक है। ये क्यूबिक यूनिट सेल हुआ, चलिए ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब अगर इस क्यूबिक यूनिट सेल को मुझे फेस सेंटर्ड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा सोचो। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, हमारे जो एटम होते हैं बेसिकली वो किधर होते हैं, कॉर्नर पे तो होते ही हैं। ये देखिए मैंने यहां पर कॉर्नर पे बना दिए हैं, क्लियर हो गया। या फिर आगे वाला फेस ले लेते हैं, ये तो पता ही है कॉर्नर पे होते ही हैं, ये लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, ये तो हमें पता है कि कॉर्नर पे होते हैं, ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। साथ ही साथ कहां होते हैं, सारे 6 के 6 फेसेस में भी होते हैं, ठीक है। तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा, 6 के 6 फेसेस के सेंटर पे, तो देखिए यहां पर एक दिखाई दे रहा है सब लोगों को, ये दूसरा, ठीक है, ये आगे, ये पीछे, तीसरा, ये नीचे, ये ऊपर, उसके बाद ये मेरी तरफ और ये उस तरफ, 6 हो गए ना टोटल। अब देखिए यहां पर एटम रखे हुए हैं, तो मैं अब कौन से वाले एटम ले रहा हूं, मुझे रिलेशन चाहिए यहां पर जो एटम रखे हुए हैं उनमें और एज लेंथ के बीच में। तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा, अब जरा चेक कीजिए, ठीक है। मैं कोई भी एक फेस ले लेता हूं, सपोज मैं सबसे ऊपर वाला फेस ले रहा हूं। सबसे ऊपर वाला फेस कौन सा है, जरा मैं उसको क्या करता हूं, डैश कर देता हूं। जरा ध्यान से उसको देखो, आप ये वाला फेस ले लो, क्योंकि यहां पर एटम अटैच है, दिखाई दे रहा है, मैं इसको डैश कर देता हूं, दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को, ये वाला फेस, बाकी को भूल जाओ, ठीक है। अब आपके एटम किधर किधर है, जरा ध्यान से उसको देखो। तो एक तो है आपका जो एटम है इस कॉर्नर पे, एक है बिल्कुल फेस के बीचों बीच, सही है, और एक इस कॉर्नर पे, सबको दिखाई दे रहा है। तो यहां पर किस तरह से अरेंज है, जरा एटम को देखो। तो एक एटम तो है यूं, ये देखिए, सही है, एक बिल्कुल बीचों बीच, सही है, और एक है यहां, 3 हो गए ना टोटल। तो जरा ध्यान से उसको देखो, तो यहां पर टोटल रेडियस कितना हुआ, देखो आर, ये वाला एक आर हो गया, मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज फर्स्ट आर, यहां से लेके यहां तक सेकेंड आर, यहां से लेके यहां तक थर्ड आर, और यहां से लेके यहां तक आपका फोर्थ आर हो गया। तो टोटल 4 आर हो गए यहां पर। जरा ध्यान से उसको देखो, ये पूरा एटम है तो यहां पर 2 बार आर काउंट होगा, यहां पर एक आर, यहां पर एक आर, तो टोटल 4 आर हो गए, दिखाई दे रहे हैं सब लोगों को। तो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा, ये हमारे पास हो गया टोटल 4 आर, तो 4 आर यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, यहां पे कोई भी ट्रायंगल ले लो, मैंने उस तरफ लिख दिया, तो ये वाला ट्रायंगल ले लो। बताइए यहां तक, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वो है ए, क्लियर हो गया। और इस स्पेस में यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वो भी है ए, सबको समझ में आ गया। तो विल टेक केयर, हम लोग क्या करते हैं, ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं, जरा ध्यान से उसको देखो। तो फाइनली वी हैव अ ट्रायंगल, ये इस तरह से एक ट्रायंगल है, देखिए, जिसमें यहां है ये ए, क्लियर हो गया सब लोगों को, ये भी कितना है ए, और ये कितना है 4 आर, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, 4 आर, सबको क्लियर है। तो चलिए, अगर ये ए है, ये ए है और ये 4 आर है, तो यहां पर क्या कर सकते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, सबको समझ में आता है। सो फाइनली पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जरा ध्यान से उसको चेक करो। सो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि यहां पर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऑब्वियसली इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, यस और नो। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो ना तुम लोग, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से देखो 90 डिग्री एंगल किधर है, ये है 90 डिग्री एंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आप उसको यूं भी कर सकते हो, इसको खड़ा कर दो ना यहां पे, सो ये ऐसा ही तो हुआ, ये ऐसा हुआ, जरा देखिए
एक्चुअल में ये है ए, अगर ढंग से क्लियर करना है तो ये ए हो गया, ये भी क्या हो गया ए, सबको क्लियर है। ये हुआ 90 डिग्री का एंगल। आप खुद से सोचिए ना कि ऊपर वाला फेस लिया है तो यही एंगल हुआ ना 90 डिग्री का, सबको समझ में आ गया। ये एंगल थोड़ी होगा 90 डिग्री का, सबको समझ में आता है। ये पूरा एंगल होता है 90 डिग्री का, ये तो नहीं है 90 डिग्री का। तो इसका मतलब यहां से इस ए और इस ए के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये कितना है 4r, सबको समझ में आता है। तो यहां पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा सकते हो ना। तो फाइनली क्या होगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। यस और नो, पाइथागोरस का थ्योरम तो आता है ना सब लोगों को। नाउ इफ इट इज a, इट इज b, इट इज c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। सबको समझ में आ गया। सो फाइनली a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 16r स्क्वायर। यही हुआ। सो फाइनली यहां पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16/2 r स्क्वायर। सो फाइनली a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 8r स्क्वायर। सही है। सो a इज इक्वल्स टू कितना हुआ, 8 को क्या लिखेंगे, दैट इज 4 इंटू 2। जब इसकी रूट लगा देंगे तो 2√2 हो गया, 2√2r। तो यहां पर r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, दैट इज a/2√2। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, दिस इज अगेन सो मच इंपॉर्टेंट। तो यह आपका सेकंड रिलेशन आ गया, किसके लिए, फेस सेंटर्ड के लिए। ध्यान से उसको समझिए। कोई एक ऊपर वाला फेस ले लीजिए, ठीक है, और वहां पर एटम कहां कहां अरेंज हैं उसको जरा चेक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर फेस में भी अरेंज थे एटम, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये। क्लियर हो गया। सो फाइनली यहां पर देखिए इस एटम का ये आर रेडियस, आर आर और आर, टोटल 4r हो गए, ये ए और ये ए। क्लियर हो गया। उसको मैंने यहां पर फ्रेशली बना दिया, ये ए और ये 4r। तो यहां पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया और फाइनली इस तरह से उसको ड्राइव कर लिया। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से उसको देखिए। सबको क्लियर हो गया। सो फाइनली यहां पर r इज इक्वल टू a/2√2। ये आपको ध्यान रखना है, फेस सेंटर्ड में रेडियस और एज लेंथ के बीच में ये रिलेशन होता है। सबको क्लियर हो गया। सो ये मतलब निकला इसका। चलिए अब हमने किया फेस सेंटर्ड के लिए, अब हम करते हैं बॉडी सेंटर्ड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिएगा। बॉडी सेंटर्ड के लिए मैं इस तरफ कर रहा हूं, तो देखिए बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, क्यूबिक यूनिट सेल बनाओगे, ठीक है। सो फाइनली हम लोग यहां पर क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं, तो जरा ध्यान से उसको देखो। ये हमने बना दिया जी क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए ये हमारा हो गया क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अब यहां पर बॉडी सेंटर में क्या होता है, बॉडी सेंटर में बॉडी के बीचों बीच एक एटम होता है। तो यहां पर देखो बॉडी सेंटर में हम लोग किसको गौर से देखेंगे, बॉडी डायगोनल को। व्हाट इज बॉडी डायगोनल, तो मैं आपको एक चीज गैस करने को बोलूंगा, ध्यान से उसको देखिएगा। बॉडी डायगोनल का मतलब जिस रूम में बैठ के आप लोग देख रहे हैं, सपोज कीजिए, अब देखिए बॉडी सेंटर में क्या होगा, सभी कॉर्नर पे होगा एटम। तो मैं यहां पर सिर्फ वो वाला बनाता हूं जो मुझे जरूरत है। सभी कॉर्नर पे होगा, मैं पहले ही कह रहा हूं, लेकिन बनाऊंगा मैं वही जिसकी मुझे जरूरत है, ठीक है। सो मैंने एक कॉर्नर ले लिया। आप जहां बैठे हैं उसके सामने वाली दीवार का एक कोई भी कॉर्नर पकड़ लो, ऊपर वाला, क्लियर है, और अपने पीछे वाली दीवार का दूसरा कॉर्नर पकड़ लो, नीचे वाला, जस्ट उसके सामने वाला। देखिए ये अगर एक वॉल है तो मैंने वो वाला कॉर्नर पकड़ा, सबको समझ में आ गया, और उसके जस्ट सामने बिल्कुल उसके अपोजिट नीचे वाला कॉर्नर पकड़ लिया। क्लियर है। तो यहां पर देखिए इसको हम लोग बॉडी डायगोनल कहेंगे, बॉडी डायगोनल कहते हैं इसको। ये एक रूम है, आप जिस रूम में बैठे इमेजिन करिए कि वहां पर आपका एक कॉर्नर पकड़ लीजिए और यहां से ठीक उसके जस्ट सामने अपोजिट एक दूसरा कॉर्नर पकड़ लीजिए, तो उसको हम लोग बॉडी डायगोनल कहते हैं। तो यहां पर ये हुआ जी हमारा बॉडी डायगोनल। ध्यान से उसको देखो, बॉडी डायगोनल हमने क्यों लिया, ये हो गया हमारा बॉडी डायगोनल। क्यों लिया हमने बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल हमने इसलिए क्या लिया क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच भी हमारे पास एक एटम होता है, बॉडी के बीचों बीच। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों लिया। अब खुद से इमेजिन करो, जब यहां से लेके हम लोग जाएंगे दूसरे कॉर्नर की तरफ, तो बीच में वो वाला आपका जो एटम रखा हुआ वो भी आ जाएगा। तो बस वही वाला सीन है यहां पे। तो हम इसको रख के दिखाते हैं। बाकी आपको क्या करना है, सिर्फ बॉडी डायगोनल गैस करना है। एक कॉर्नर जस्ट उसके सामने उसी रूम में नीचे वाला कॉर्नर पकड़ना है, बॉडी डायगोनल बोलते हैं इसको। अब यहां पर एटम अटैच कैसे होंगे, जरा ध्यान से उसको देखो। इसका ये रहा एटम दिखाई दे रहा है, बॉडी के बीच में पड़ा हुआ ये वाला एटम, और फिर एक एटम यहां पे दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को। अब फिर से काउंट करिए, यहां से यहां तक इस एटम का क्या हो गया, आर, फिर इस एटम का ये आर,
इस एटम का ये R और इस एटम का ये R, टोटल फिर से कितना हो गया 4R, विच इज इक्वल्स टू, अब बॉडी डायगोनल का सीन क्या है, मैं आपको सिंपली एक ही बात बोलता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करो। जैसे यहां पर हमने पाइथागोरस लगाया था, तो सिर्फ यहां पर देखिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट पर आप गए कैसे, आप दो बार, एक बार ये ए चले, एक बार ये ए चले, मैथमेटिक्स ये कहती है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गए कैसे, आप ये एक बार ए और एक बार ए यहां तक पहुंच गए। ऐसे आप जरा सोचो कि बॉडी डायगोनल में इस एटम यानी कि एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2, ये डिस्टेंस को आप कैसे चलोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक बार ये डिस्टेंस चलोगे, जरा चेक करना उसको ध्यान से, एक बार तो ये ए डिस्टेंस चलोगे, सबको समझ में आ गया, फिर आप नीचे आओगे, ये एक बार ए डिस्टेंस ये वाली चलोगे, सही है, फिर ए डिस्टेंस यहां तक चलोगे, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच जाओगे। क्लियर हो गया। बस यहां पर आपको क्या करना है, बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। क्लियर हो गया। तो बहुत सिंपल है। तो हमको मैथमेटिकली क्या समझ में आता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बॉडी डायगोनल के स्क्वायर के बराबर होगा। वो बहुत सिंपल है, जरा ध्यान से उसको देखिए, बहुत ही सिंपल है। मैं आपसे कहता हूं जरा इस डायग्राम को देखिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये क्या हो गया, फेस डायगोनल के बराबर होता। ये आपका फेस डायगोनल है बाय द वे, जो फेस सेंटर में क्या है, दैट इज अ फेस डायगोनल, इसको हम लोग फेस डायगोनल बोलते हैं। जबकि जब हम लोग बॉडी के लिए कर रहे हैं तो उसको बॉडी डायगोनल कहेंगे। आप बस ये ध्यान रखिए कि पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ आप कैसे जा रहे हो। तो ए डिस्टेंस ये चला, ए ये चला, ए ये चला, आप पहुंच गए। तो फाइनली ये 4R, आप सीधे भी जा सकते हो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो कितना डिस्टेंस चल रहे हो 4R। तो हमारी मैथमेटिक्स ये कहती है कि 4R का जब आप स्क्वायर करोगे, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मतलब निकलता है। अब यहां पे भी आपने यही किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाते तो आपके पास एक रास्ता ये था 4R, एक रास्ता ये था कि आप ए से ए डिस्टेंस ये चलते, ए डिस्टेंस ये चलते। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास डायगोनल दिख रहा है फेस डायगोनल, उसकी स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसा ही हमने यहां किया है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 4R की स्क्वायर के बराबर होगा, दैट्स इट। तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर 2a स्क्वायर 4R की स्क्वायर के बराबर होता है, यहां पर 3a स्क्वायर 4R की स्क्वायर के बराबर होता है, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है। अगर आप ये समझ गए तो समझो काम हो गया। सो फाइनली यहां पर क्या लिखूंगा, 3a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4R की स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 16R स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। सो फाइनली यहां पर क्या करूंगा, जरा चेक करो। सो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 3/4 a स्क्वायर, सबको समझ में आ गया। या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 3/16, सॉरी, हाँ, तो 16 को नीचे लेके जाएंगे। या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, दैट इज 16R स्क्वायर बाई 3। कुछ भी ले लो, अगर आप आर के बीच में रिलेशन निकालने चाहते हो तो यहां से निकाल लो, ए के बीच में निकालना चाहते हो तो इधर से निकाल लो। अब उसकी रूट लोगे तो क्या लिखोगे आर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पे भी आर के रिस्पेक्ट में निकाला है, तो क्या लिखोगे, दैट इज वेरी सिंपल। सो आर इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर द रूट 3 बाई यहां क्या लिखोगे, दैट इज 4, और साथ में क्या लिखोगे ए। ये लीजिए आपका यहां का रिलेशन आ गया बॉडी डायगोनल के रिस्पेक्ट में, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली ये रिलेशन को ध्यान से चेक कर लो। सो फाइनली गाइस हमने यहां पर ए और आर के बीच में रिलेशन निकाल लिया। बॉडी सेंटर के लिए आता है आर इक्वल टू √3a/4 दिखाई दे रहा है, और फेस सेंटर के लिए आता है आर इक्वल टू a/2√2। अब मैं इसको सिमिलर बना देता हूं जिससे आपको याद करना और आसान हो जाएगा। तो जरा ध्यान से इसको देखो मैं क्या कर रहा हूं। देखो क्या मैं यहां पर √2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, ऊपर नीचे कर सकता हूं कि नहीं, सही है। तो मैंने यहां √2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अब देखो याद करने का तरीका, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहां पर देखिए फेस सेंटर्ड के लिए यहां लिखता हूं, फेस सेंटर्ड के लिए क्या रिलेशन आ रहा है, दैट आर इज इक्वल टू √2a/4, यस और नो। ये देखिए ये √2 मैंने यहां लिख दिया, a साथ में है ही, और यहां पर 2√2 कितना हो गया 4, √2 इंटू √2 2 होता है, 2 इंटू 2 4 हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो वाला रिलेशन भी कुछ ऐसा ही है। ये हो गया फेस बॉडी सेंटर का रिलेशन, में नीचे लिख रहा हूं बॉडी सेंटर के लिए क्या है, आर इज इक्वल टू √3a/4। ये देखिए सिर्फ इतना ही फर्क है। ये देखिए यहां पर आता है फेस डायगोनल, जबकि यहां पर बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है। तो फेस डायगोनल में हम लोग ए और ए की स्क्वायर और ए की स्क्वायर से 2 बार ए की स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, 2a स्क्वायर, जबकि वहां पर क्या लिखते हैं 3a स्क्वायर। तो यहां पर अपने आप मालूम पड़ जाएगा, यहां पर √2a/4 आएगा, यहां पर √3a/4 आएगा, दैट्स इट। तो ये देखिए √3a/4, यहां पर √2a/4। अब याद करना कितना आसान हो गया, क्योंकि ये सिमिलर है। और सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर 2 बार ही ए चलना पड़ता है, वहां पर 3 बार ए चलना पड़ता है, यहां पर √2 आएगा, यहां पर √3 आएगा।
जबकि प्रिमिटिव के लिए यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपने क्या निकाला, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, दैट इज r इज इक्वल टू a बाई 2। सबको समझ में आ गया। सो यहां पर r इज इक्वल टू a बाई 2, यहां पर r इज इक्वल टू रूट 2 a बाई 4, यहां पर r इज इक्वल टू रूट 3 a बाई 4, दैट्स इट। और अगर आपने तरीके सीख लिए हैं तो अगर कोई अलग कोई यूनिट सेल भी आता है, बाय द वे वैसे आता नहीं है लेकिन आए तो आप निकाल सकते हो वहां पे, सबको समझ में आ गया। लेकिन इसके बियॉन्ड कभी क्वेश्चन जाता नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो फटाफट से देख लीजिए एक बार फिर से। फेस सेंटर्ड के लिए हमने कोई भी एक फेस पकड़ा, जैसे कि ऊपर वाला फेस पकड़ लिया, सबको समझ में आ गया, और उस फेस में दो कॉर्नर और यहां पर उस फेस के बीचों बीच, तो एक्चुअल में फेस डायगोनल हमने लिया है, सबको समझ में आ गया। तो ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, और ये यहां पर एटम अटैच है, तो यहां पर इसको 4r हमने काउंट किया। सो दिस इज 4r, दिस इज a, दिस इज a, और हमने यहां से रिलेशन निकाल लिया, सबको मालूम पड़ा। सो फाइनली रिलेशन कितना है, रूट 2 a बाई 4, क्लियर होता है। और बॉडी सेंटर के लिए बॉडी डायगोनल को हमने लिया है, तो यहां पर देखिए ये बॉडी डायगोनल हमने ले लिया, एक कमरे का एक कॉर्नर उसके जस्ट सामने नीचे वाला कॉर्नर पकड़ा, क्योंकि बीच में भी एटम था तो इसलिए हमने इसको पकड़ा बॉडी डायगोनल को। तो यहां पर भी 4r इज इक्वल टू क्या हुआ, a, सबको समझ में आ गया। तो यहां पर भी अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कैसे लगाओगे, 4r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर, दैट्स इट। वहां से आपने रिलेशन ड्राइव कर लिए, क्लियर हो गया। अब मैं इसको क्या कराता हूं, अब मैं इसको समराइज करता हूं और एक टेबल बनाता हूं जो आपको काफी ज्यादा काम देगी आगे, क्योंकि हमें आगे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, लेकिन उससे पहले उसको समराइज करना जरूरी है। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समराइज एक बार फटाफट से समरी देख लेते हैं, ले लीजिए फटाफट से। सो चलिए गाइस अभी समरी कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा, क्योंकि अब जो भी मैं लिखने वाला हूं वो आपको आने वाली कैलकुलेशंस में काम देगा, क्योंकि आगे हमें पैकिंग एफिशिएंसी भी देखनी है और भी बहुत सारी कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल करने हैं, उसमें एक काम देगी ये टेबल जो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो स्पेशली 3 तरह की जो यूनिट सेल हैं उसी पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और उसी के लिए हमने ए और आर का रिलेशन भी ड्राइव किया और पैकिंग एफिशिएंसी भी उसी के लिए ड्राइव करेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा कि एक्चुअल में उसको इस्तेमाल करते कैसे, सबको समझ में आ गया। सो समरी क्या है, तो देखिए सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखूंगा, क्रिस्टल सिस्टम, तो मैं यहां लिख देता हूं क्रिस्टल सिस्टम, ध्यान से उसको देखिएगा, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल सिस्टम के साथ रैंक आपको यहां पर रैंक मिलेगी, रैंक ऑफ यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम, सबको समझ में आ गया। रैंक के बाद यहां पर मैं लिखूंगा रिलेशन, ठीक है, रिलेशन इन ए एंड आर, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आएंगी आगे की कैलकुलेशन में, एक्चुअल में यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो ये सबसे पहला जो क्रिस्टल सिस्टम यहां पर सबसे ज्यादा उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है सिंपल वाला, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसको हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, तो आप समझ जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल। अगर सिंपल या प्रिमिटिव दे रखा है तो उसका रैंक, यानी कि रैंक का मतलब क्या होता है, एटम पर यूनिट सेल, तो यहां लिख देता हूं दिस इज एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल कितना होता है 1। एक तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी में यही टेबल काम आएगी। सो यहां पर रैंक उसकी होती है 1, और ए और आर में क्या रिलेशन होता है, दैट इज आर इज इक्वल टू ए बाई 2, ठीक है, या फिर हम लोग कहें ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ आर। कोई भी रिलेशन आपको काम आ सकता है, वो मैं आपको कैलकुलेशन के टाइम पे बताऊंगा, सबको समझ में आ गया। सो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी जो चीज आपको काम देगी, और इसको याद कर लेना आपको पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन से पहले, दूसरी होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से उसको देखते रहिएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी रैंक कितनी होती है, रैंक मतलब एटम पर यूनिट सेल होते हैं 4, ये हम पहले देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में हमने कैलकुलेट किए हैं, करे ना। सो फाइनली यहां पर कितना होगा 4, और यहां पर रिलेशन क्या होगा, दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रूट 2 a बाई 4, ये आपको याद रखने हैं, सबको समझ में आ गया। या फिर a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4r बाई रूट 2, ये लो, ठीक है। आपको इनमें से कोई भी रिलेशन काम आ सकता है, वो मैं कैलकुलेशन के टाइम पे आप लोगों को क्लियर करूंगा ही, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये ध्यान रखना है आपको, पैकिंग एफिशिएंसी के टाइम पे बहुत काम आएंगे। और एक्चुअल में ना ये जो टेबल है उसमें सीधे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। सो आप एक बार आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो भी बुक है आपके पास उसमें चेक करिएगा, या फिर मैंने जो शीट प्रोवाइड की है सॉलिड स्टेट की, उसमें भी आपको सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा कौन सा है, फेस के बाद बॉडी सेंटर्ड, तो मैं लिखता हूं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। अगर आपके पास क्रिस्टल सिस्टम में बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है,
जिसमें कि कॉर्नर और बॉडी के अंदर होता है, तो वहां पर रैंक कितनी होती है? 2, यस और नो? 2 होता है। और वहां पर आर और ए के बीच में रिलेशन आर इज इक्वल टू सिर्फ √2 की जगह क्या लगाना है? √3 a/4, या फिर हम कहें a इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 4r/√3। बस ये इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं आगे वाले टॉपिक में, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। टिल देन आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसमें से क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे। अपनी शीट सोल्व करते टाइम इनको ध्यान से देखो। एक तो रैंक पूछा जाता है, दूसरा आर और ए के बीच में रिलेशन सीधे पूछे जाते हैं और ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके अलावा हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। सो फाइनली गाइस, डू वर्क हार्ड। आज फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हमारे यहाँ अनअकैडमी जो प्लेटफॉर्म है उस पे ऑलरेडी मैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम कंप्लीट कर चुका हूं, दोनों कंप्लीट हो गए हैं। सो जो बच्चे यहां पर कंटिन्यूसली वीडियो देख रहे हैं वो अनअकैडमी अपना इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर भी खत्म कर सकते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम का मैं यहां पर होमवर्क भी आप लोगों को कंटिन्यूसली दे रहा हूं, आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा क्योंकि उसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और एक्चुअली में बहुत आसान होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क गिवन है जिसको आप करोगे और साथ ही साथ इन वीडियोस को ध्यान से देख के अपने नोट्स प्रॉपरली बनाना। सबको समझ में आता है? नोट्स प्रॉपरली बनाना सबको क्लियर है? सो फाइनली गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन क्या करना है आपको? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है इन वीडियोस को उन बच्चों को जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो गाइस, स्प्रेड दिस मैसेज, वी नीड कोचिंग फ्री इंडिया। थैंक यू सो मच गाइस, अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।